चलिए, चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन की ये 204वीं वेबिनार है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देश में कानून बनते हैं और उन कानूनों में संशोधन भी जरूरी है, और संशोधन कैसे होता है? जब उस पर काम करने वाले लोग अपने विचार रखें, समाज के लोग उसमें विचार रखें, समय के साथ उसमें परिवर्तन को स्वीकार किया जाए। आज इसी क्रम में एक महत्वपूर्ण वेबिनार की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण विषय पर आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। डॉक्टर कृपाशंकर चौबे, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड भोपाल में सदस्य हूँ और चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन का राष्ट्रीय सचिव हूँ। हमारे अध्यक्ष जी भी थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं, जब जुड़ेंगे तो उनका परिचय कराऊंगा। किशोर न्याय अधिनियम बालकों की देख रेख एवं संरक्षण 2015 एक कानून है, जिसके द्वारा जुवेनाइल की जितनी भी प्रक्रिया है, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की बात करें, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की बात करें, संपादित की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 253 में कहा गया है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को भी मानेगा और उसी के तहत अपने देश में कानून बनाएगा। इसी श्रृंखला में 1989 में यूएनसीआरसी में भारत ने एक समझौता किया और इस प्रकार से एक बालकों के लिए भारत में कानून की बात चली। 2000 में आया, 2006, 2011, 2022 में व्यापक संशोधन के बाद एक पूरी परिपक्वता के साथ आज हमारे समक्ष जस्टिस जुवेनाइल एक्ट उपस्थित है और उसी के तहत हम सारे चाहे जितने भी लोग हैं उस पर काम करते हैं। एक बहुत ही बेहद ही दुखद दुर्घटना हुई है पिछले दिनों, और उसके पहले भी अन्य शहरों में। अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां किशोर के द्वारा मर्सिडीज चलाते हुए बालकों को रौंद दिया गया था, दुर्घटना स्थल पर ही बच्चों की मृत्यु हो गई थी। कानपुर में 2 दिन पहले एक ऐसी घटना घटी है। ऐसी ही एक घटना पुणे में घटी है जो पूरे देश में बातचीत हो रही है। मामला सब जुडिस है, उस मामले पे हम बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन उस मामले के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, और उस मामले से आज क्या परिवर्तन ला सकते हैं हम, उस पर हमारे एक्सपर्ट्स की राय हम जानेंगे। एनसीआरबी के कुछ डाटा है, 2022 में एनसीआरबी का एक डाटा है, 4,22,659, गौर करने लायक फिगर है, 4,22,659 रोड एक्सीडेंट 2022 में हुआ। इनमें से 10% रोड एक्सीडेंट बच्चों के द्वारा किए गए हैं, अर्थात हर 10 में से एक सड़क दुर्घटना बच्चे के द्वारा की जा रही है। तो ये कितना गंभीर है, कितना अपने आप में ये आंकड़े दिखाते हैं कि हर 10 में से एक अगर एक दुर्घटना किशोर के द्वारा की जा रही है तो उसके लिए क्या कानूनी प्रावधान होने चाहिए, किस प्रकार के कानून बनने चाहिए। पुणे की बात करें, कानपुर की बात करें या दिल्ली की बात करें, मारे गए लोगों के साथ हमारी संवेदनाएं हैं। हम दुख प्रकट करते हैं, बेहद दुखद घटनाएं हैं। कोई भी परिवार जब इसमें अपने किसी जानने वाले को खोता है तो उसका दुख दर्द कितना होता है ये समझना मुश्किल होता है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 12 में बेल के प्रोविजंस दिए गए हैं। अगर कोई भी क्राइम हो, चाहे हीनियस क्राइम हो, चाहे सीरियस क्राइम हो, चाहे सिंपल ऑफेंस हो, उसमें सिर्फ 3 ऐसी कंडीशंस है जब बेल नहीं दी जा सकती है। जब बोर्ड को ये लगे कि इस व्यक्ति का किसी अपराधी से संपर्क हो सकता है, या बालक नैतिक, शारीरिक या मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित हो सकता है, या छोड़े जाने पर न्याय का उद्देश्य विफल हो जाएगा। इन सिर्फ 3 कंडीशंस को छोड़ के कितना भी हीनियस ऑफेंस क्यों ना हो, तुरंत ही बालक को बेल देने की, जमानत देने का प्रावधान है, उसका अधिकार है, उसको जमानत मिल जाती है। जेजे एक्ट की धारा 233 में सीरियस ऑफेंस को परिभाषित किया गया कि कोई ऑफेंस में अगर मिनिमम 7 साल की सजा है तो उसको हीनियस ऑफेंस माना जाएगा। और हीनियस ऑफेंस में निर्भया कांड के बाद जो बड़ा परिवर्तन हुआ है कि अगर उम्र 16 वर्ष से ज्यादा है तो जेजे एक्ट की धारा 15 में विचारण करने के पश्चात उसका बड़ों के जैसे ट्रायल किया जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट वहां भी नहीं दी जा सकती है, उम्र कैद की सजाएं तक दी जा सकती है, 20 साल तक की सजाएं दी जाती है हीनियस क्राइम के मामले में। रोड एक्सीडेंट्स की बात करें तो रोड एक्सीडेंट में अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो आईपीसी की धारा 304A लगती है, जिसमें कि मिनिमम 10 साल की सजा है, हीनियस क्राइम के रूप में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर भी अगर हम बात करें तो मोटर व्हीकल एक्ट की एक धारा है 199A, वो ये कहती है कि किसी किशोर के द्वारा किया गया कोई भी अपराध, सड़क पे अगर अपराध किया जाता है तो वो 199A से गवर्न किया जाएगा। और 199A कहता है कि अपराध होने की स्थिति में जिसके नाम पर व्हीकल था उसको 3 साल तक की सजा दी जा सकती है। मोटर यान जिससे एक्सीडेंट हुआ उसका लाइसेंस 12 महीने तक रद्द किया जा सकता है और 25,000 रुपए तक जुर्माना किया जा सकता है। 199A भी
किसी की डेथ की स्थिति में भी इस अपराध को हीनियस क्राइम नहीं मानता है या मानता है। इस पे आज हम बहस करने वाले हैं। इस कानून में क्या परिवर्तन हो सकते हैं निर्भया के बाद, जिस प्रकार से 16 से 18 को लेकर के परिवर्तन किए गए, तो क्या अब समय आ गया है कि हम इस पर बातचीत करें कि इन अपराधों को भी एक अलग से डील करने की आवश्यकता है, कि बच्चे के लिए उसमें कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं क्या, या उनके परिजनों के लिए 3 वर्ष न्यूनतम की बजाय क्या उम्र कैद की सजा की जा सकती है, या कुछ भी, क्या ऐसी ही कोई ऐसी चीज की जा सकती है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे को अपना वाहन देने से पहले 3 बार सोचे, या कोई भी बालक अगर वाहन लेकर के जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दुर्घटना में सिर्फ जो वाहन चालक है उसी की, वही वाहन चालक की भी मृत्यु हो जाती है। तो इन केसेस में अगर कभी बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार के लिए भी ये पीड़ा असहनीय होती है। इस पूरे कानून पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ लगभग 14 राज्यों से लोग जुड़े हुए हैं। हरियाणा से हैं, बिहार से हैं, हिमाचल से हैं, दिल्ली से हैं, झारखंड से हैं, महाराष्ट्र से हैं, छत्तीसगढ़ से हैं, पंजाब से, उत्तर प्रदेश से, जम्मू से, उत्तराखंड से, राजस्थान से और मध्य प्रदेश से आज एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो अपनी बात रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन सारे विषयों को हम एक ड्राफ्ट के माध्यम से केंद्रीय सरकार को भेजने वाले हैं, जिससे कि इसमें कुछ अमेंडमेंट अगर हमारा पैनल को लगता है तो अमेंडमेंट कर सकें। मैं सबसे पहले हमारे आज के जो स्पीकर हैं उनसे मैं निमंत्रण, आप श्री ओंकार नाथ जी उत्तर प्रदेश के देवरिया से हैं, चाइल्ड राइट्स के ऊपर, चाइल्ड एक्टिविटीज के ऊपर काम करते हैं, प्रोफेसर हैं आप लॉ के। मैं सर से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर अपनी बात रखें। ओंकार नाथ सर, एक्सपर्ट इन चाइल्ड प्रोटेक्शन, JJ, प्रोफेसर ऑफ लॉ, उत्तर प्रदेश से आते हैं। सर, ओंकार नाथ सर, ओवर टू यू। मिश्रा जी, अपनी बात शुरू करने के पहले एक अनुरोध मैं करना चाहूंगा कि समय की सीमा मेरे पास कितनी है? सर, हम 5 मिनट से 7 मिनट में अपनी बात रखेंगे और आज ये वेबिनार हम लंबा चलाएंगे अगर जरूरत पड़ेगी तो आप अपनी बात 5 मिनट में, सारे स्पीकर से निवेदन है कि अपनी बात 5-1 मिनट में रखें, और IT टीम से निवेदन है कि इनके सारे सुझाव नोट करते रहें। जी सर। सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा मिश्रा जी आपको कि कम से कम आपने हमको इतने अच्छे पैनल के साथ जोड़ने की कोशिश करी है और मुझे एक मौका मिलेगा कि मैं आप लोगों के साथ विमर्श कर सकूंगा। जितने भी लोग हमारे साथ आज इस पैनल में जुड़े हुए हैं, मैं समझता हूं कि देश के 14 राज्यों से हैं और इसमें से अधिकांश लोग व्यक्तिगत रूप से मेरा उन लोगों से वास्ता है, सरोकार है, किशोर न्याय के क्षेत्र में उनके साथ लंबा काम करने का एक अवसर भी मुझे मिला है। ये जो आपका पैनल है, मैं इसकी प्रशंसा क्या करूं, अच्छे लोगों के बीच में हमें बात करनी है। सभी लोग इस विषय को गहराई से समझने की क्षमता रखते हैं। मेरा जो बिंदु है इस पूरे प्रकरण में, जो आपने पुणे के मामले को उठाया है, ये आपको ठीक से आपने अच्छा कहा कि 10:1 का रेशियो NCRB के मामले में न्यायिक तंत्र इस पे कार्य कर रहा है, उसमें हस्तक्षेप करना या उस पर कोई टिप्पणी करना कहीं से श्रेयस्कर नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही है। इस पूरे परिवेश में या पूरे परिदृश्य के भीतर हम लोग किस प्रकार के सुझाव के साथ आ सकते हैं जिससे किस तरह की समस्याओं का किशोर न्याय अधिनियम के संदर्भ में कोई हल निकल सके। मैं समझता हूं कि हम लोगों का चर्चा का जो मंतव्य है खासतौर से यही होगा। आप अगर किशोर न्याय अधिनियम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, हम सभी को ज्ञात है कि सेक्शन 12 जिसकी बात आप कर रहे हैं, मैं 2 बातें आपके ध्यान में डालूंगा। पहली बात तो ये है कि पूरा का पूरा जो स्विमिंग की एरिया हमारे पास जिस एक्ट के भीतर है वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड में है, BIC जिसको आप कहा करते हैं। यानी कि कोई भी तंत्र, कोई भी अधिकारी जब भी कार्य करेगा तो इस बात को ध्यान में रखेगा कि बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड या बच्चे का सर्वोत्तम हित क्या है, नंबर 1। नंबर 2, जब आप बात करते हैं सेक्शन 12 के भीतर तो एक बात लिखी हुई है एंड ऑफ, यानी कि न्याय का उद्देश्य विफल नहीं होना चाहिए। न्याय के उद्देश्य के विफल होने का जो एक कंसेप्ट सेक्शन 12 में डाला गया है, मैं समझता हूं कि आप सभी लोग इस बात को ठीक से जानते हैं कि न्याय किसको कहते हैं। न्याय किसी पत्रावली में किसी पक्ष को सुनने के पश्चात, गवाहों को जानने के पश्चात लिखा गया आदेश नहीं होता है, ये मैसेजिंग होती है। इट्स अ काइंड ऑफ मैसेजिंग।
which you want to transfer to the public at large. और बेसिकली इस मैसेजिंग में अगर आपके पास एथिकल वैल्यूज नहीं है तो मैं समझता हूं कि न्याय का रंच मात्र भी पूरा होने का विषय नहीं बनता। अगर आप इसको देखें, मेरी दो तीन बातें इसमें बड़ी साफ हैं। आप चाहे एमबी एक्ट में जाइए 199A, आईपीसी के भीतर जितने भी सेक्शंस आपके पास हैं 304, 304A, 279, इसके बाद से आपके पास 337, 338, इनक्यूमुलेशन अगर आप चर्चा करेंगे तो कोई भी अपराध इसमें से जेजे एक्ट की जो 4 क्लासिफिकेशन एक्ट की में के साथ आई और शिल्पा मित्तल के बाद आई, हीनस ऑफेंस का कोई भी कंटेक्स्ट इसमें बनता नहीं है, ऑल और सीरियस ऑफेंसेस। और सीरियस ऑफेंस में जो ऑप्शन आपके पास है वो सेक्शन 18 है। 18 के बारे में जो जेजे बोर्ड को आदेश करना है, आप बड़ी बात उससे अवगत हैं। प्रश्न इस बात का है कि क्या जो परिणाम पैदा किया गया, ये परिणाम वास्तव में चिंताजनक है, भयावह है, रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। इस तरह की घटनाओं के संदर्भ में जो हम किशोर न्याय अधिनियम के भीतर किशोर को रियायत देने की बात करते चले आ रहे हैं, क्या ये रियायत एक नए परिवेश में आनी चाहिए? आपको मैं चर्चा कर दूं कि पूरे के पूरे इस व्यवस्था में 4 इसके आयाम मैं देखता हूं। सामाजिक पक्ष इसका क्या है, इसका विधिक पक्ष क्या है, इसके तकनीकी पक्ष क्या है और इसका व्यवहारिक पक्ष क्या है। किसी भी बालक का जो एक पालन पोषण होता है, जो उसका पुष्पन पल्लवन होता है, वो आरंभ होता है माता पिता, परिवार, मित्र, समूह, समुदाय और समाज के भीतर। आज जिस परिवेश में आप हैं, इस परिवेश में पेरेंटेज का टोटल डिनायल आप फेस कर रहे हैं, कंप्लीट डिनायल ऑफ द पेरेंटेज, फॉरगेट अबाउट सोसाइटी एंड ऑल दैट। तो जो सोशल मैकेनिज्म काम करता है किसी भी व्यक्ति के संदर्भ में, जो उसको नियंत्रित कर सकता है, राइट नाउ इट्स कंप्लीटली बुलडोज्ड, खत्म हो चुका है। अब इस परिवेश में अगर आप 199 की बात करते हैं तो आपको ये जानना पड़ेगा कि क्या पेरेंटल कंट्रोल वहां पर है या नहीं है, क्योंकि प्रॉक्सी की बात करता है 199A। और अगर आप 185 के साथ उसको क्लब कर देंगे तो क्या इसको पता है क्या उस पिता को कि मेरा पुत्र जो है शराब पी के गाड़ी चला रहा है, मिठाई खा के गाड़ी चला रहा है? ये बड़ा विषय है, बड़ा विषय है। तो मेरा कहना सिर्फ यहाँ पर ये बनता है कि ये पूरा जो आपका लॉ में इसका विषय है, ये इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ हीनस ऑफेंस नोवेयर, क्योंकि मिनिमम पनिशमेंट अगर 7 ईयर्स से कम का है तो आप जानते हैं इस बात को कि इट कैन नेवर सेड टू बी हीनस ऑफेंस। और हीनस ऑफेंस होगा 16 to 18 की बात तब आएगी तो 15 में आप जाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे केस में हमारा जो मानना है वो ये है कि आप या तो एक काम करें ना कि जुनैल के केस में ड्राइविंग लाइसेंस को आप नीचे लेके क्यों नहीं आते हैं? हर घर में आपको पता है कि लड़का 12 वर्ष की उम्र का गाड़ी चलाता है, आप दें या न दें, आपके घर में गाड़ी पड़ी हुई, चाबी उठाता है, लेके चल देता है, वो पूछने भी नहीं जाएगा गार्जियन से अपने, ये सबको पता है, इट्स रियलिटी। तो इन स्पाइट ऑफ टॉकिंग दिस 18 ईयर्स ऑफ एज लाइसेंसिंग पर्पज के लिए मेरा ये मानना है कि आप इस संदर्भ में खासतौर से ड्राइविंग के मामले में आप एज को लोअर करेंगे, करना चाहिए, तो शायद इसका एक हल निकल सकता होगा। नंबर 2, जब आप बात करेंगे इस तरह के ऑफेंस के मामले में तो स्लाइटली आपको एक अमेंडमेंट डालना पड़ेगा जिसमें कि 304 के भीतर आप एक एक्सेप्शन डाल सकते हैं जिसमें एक्सक्लूजन आप डालेंगे। और एक्सक्लूजन ये होगा कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो 18 साल से कम की आयु का है, सब्जेक्ट टू दिस क्वालिफिकेशन की ही हैज बीन लाइसेंस्ड, उसके द्वारा अगर कोई ऐसा अपराध कारित किया गया है तो उसके संदर्भ में किशोर न्याय अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। मेरी 2 बातें आपसे कहनी थी यहाँ पर। इन्हीं 2 बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा और मैं आप ये कहना चाहूंगा कि जो न्याय का उद्देश्य है वो ये नहीं है कि आप रियायत किसी को दें। न्याय का उद्देश्य ये है कि संतुलन हो। बार बार सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस अधिनियम का उद्देश्य लाभ देना तो है, लेकिन उन लोगों को लाभ देना है जो लाभ के हकदार हैं।
जिनके पास इसका हक नहीं है उनको इसका लाभ नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कानून के हाथ बंधे हुए हैं, आपके पास कोई और विकल्प नहीं हो सकता है। इस नाते मेरा सुझाव आपके सामने दो है। धन्यवाद। इसी के साथ समय की सीमा 5 मिनट की है, मैंने अपनी बात समाप्त कर दी। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत अच्छी बात आपने 2 बातें कही। 304A के भीतर इसको डाला जाए, अगर इस प्रकार का कुछ किया जा सकता है तो ये बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा एक डराने वाली बात होगी कि सावधानी पूर्वक गाड़ी बच्चों को दिया जाए, और न्याय का उद्देश्य संतुलन स्थापित करना। बहुत बढ़िया बातें कही सर आपने। और मिश्रा जी मेरी बात लगता है छूट गई। 304 की बात किया मैंने, 304A की बात नहीं किया मैंने। जी 304 की बात, हाँ मैं उसमें अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 304 में मुझे पता है कि इस देश में ऐसे घटनाओं के मामले में 304 इन्वोक किया जा रहा है जी। तो मेरा कहना था 304A में नहीं, 304 में अमेंडमेंट की बात। धन्यवाद। राइट, ठीक है। तो ये दोनों सुझाव उम्मीद है हमारी आईटी टीम ने नोट कर लिया होगा। इसके बाद हम आगे चलते हैं। शालिनी जी जुड़ी हुई हैं, शालिनी शर्मा जी जम्मू से, और इस वेबिनार को आयोजित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। पंजाब से लेके हिमाचल से लेके सारे स्पीकर्स ऑर्गेनाइज किए हैं आपने। LLB फ्रॉम जम्मू यूनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस साइंसेस, एक्स मेंबर CWC हैं, और वर्तमान में आप JJB जम्मू में मेंबर हैं। ओवर टू यू शालिनी जी, इससे आपको पता ही है जी। नमस्कार सर। सबसे पहले सर मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आपने इस फोरम पर मुझे बोलने का मौका दिया और आप सबसे अपने विचार साझा करने का। जैसा कि सर हम बात कर रहे हैं जुवेनाइल जस्टिस, जब हम इस एक्ट का नाम भी लेते हैं सर तो हम 2 बहुत प्यारे वर्ड बीच में से मिस करते हैं, केयर एंड प्रोटेक्शन। एक्ट बात करता है बच्चों की केयर और प्रोटेक्शन की। सिंस हम इस फील्ड में काम करने वाले लोग हैं, हम इन दोनों शब्दों के महत्व को अच्छे तरह से समझते हैं। और अगर हम इस विषय पे आए कि बेल, सर आपने बिल्कुल ठीक कहा था और मैं टोटल एग्री करती हूँ कि बेल जब हम किसी भी बच्चे को देते हैं तो हम ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस नहीं देखते। एज अ राइट बेल जो है उस बच्चे को मिलना चाहिए, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो विचार लेकर बना था वो बना है बच्चे की रिफॉर्मेशन, रिहैबिलिटेशन। हाँ, ये एक्ट एक जुवेनाइल जस्टिस इकोसिस्टम की बात करता है जिससे बच्चे को हम रिफॉर्म करें, रिहैबिलिटेट करें। बट दुखनीय बात सर ये है कि शायद वो इकोसिस्टम आज हम अपने मेंटेन नहीं कर पाए हैं, अपने समाज में हम बच्चों को वो सुरक्षा नहीं दे पाए। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर बच्चा गलती करता है तो उस गलती के लिए बच्चा जिम्मेदार नहीं है। आज सर हमने जब एक बच्चे से ये गलती हुई है, पब के बिल तक हमने निकाले, पब की CCTV फुटेजेस निकाली, तो क्या ये पब पहले चल रहे थे तो क्या पुलिस की नजर में नहीं थे, क्या समाज की नजर में नहीं थे? हम क्यों बैठ के ये इंतजार कर रहे थे कि ऐसी कोई हादसा होगा और हम इसके कॉज एंड इफेक्ट पे बात करेंगे? क्यों सोसाइटी की तरह सर हम पहले फेल होते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से? आज मैं सुन रही हूँ पुलिस का इंटरव्यू, वो कह रहे हैं क्लोज टाइट केस बनाएंगे। तो मेरा ये जानना है कि क्या ये पब्स पर हम पहले टाइट नहीं कर सकते थे? ये लिकर बच्चों को सर्व कैसे होती है? सर मेरा दूसरा क्वेश्चन है, आप भी जाते हैं सड़क पर, हम भी जाते हैं, छोटे छोटे माइनर गाड़ी चलाते हैं, क्यों RTO ये ऑर्डर की जुवेनाइल गाड़ी नहीं चलाएगा इसको टाइटली एनफोर्स नहीं करते? हम क्यों बैठ के इंतजार करते हैं कि बच्चों से कोई हादसा हो तो हम बैठ के डिस्कशंस करें? क्यों? मेरा दूसरा क्वेश्चन है सर। तीसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि हम बच्चों को सुबह मॉरल एजुकेशन, वैल्यू एजुकेशन देते हैं क्लासेस में, स्कूल्स में। क्या एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कोई ऐसी कभी ड्राइव चलाई है जिसमें बच्चों की राइट्स और ड्यूटीज की बात की गई है? हम बात कर रहे हैं कि आज बच्चे से गलती हुई, क्या हमने कभी बच्चों को सेंसिटाइज करने की कोशिश की है एक्ट के ऊपर? क्या स्कूल्स में, क्या कभी क्लोज ग्रुप्स में बच्चों ने ये बैठ के डिस्कस किया है कि हमें ये नहीं करना है? ये एक हादसे होने का हम इंतजार क्यों करते हैं सर? और सर मैं ये बात भी करना चाहती हूँ कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बहुत प्यारी नियत के साथ बना है। ये कभी नहीं चाहते हम लोग कि कोई बच्चा गलत करे और इससे छूट जाए, क्योंकि हम लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी देखते हैं, हम अपने बच्चों का भविष्य देखते हैं। हाँ, बच्चा गलती करता है, रिफॉर्म और रिहैबिलिटेशन का जो मैकेनिज्म जो ये एक्ट प्रॉमिस करता है सर, हमें इसको और स्ट्रेंथन करना है। जो हम प्रोबेशन ऑफिसर्स, जो हम LCPOs के रोल्स देखते हैं सर, जो फॉलो अप का मैकेनिज्म देखते हैं,
जो काउंसलिंग्स जो हम इस एक्ट में बात करते हैं वो ग्राउंड लेवल पर वो कितनी रियलिटी है सर, हमें उस पर भी काम करने की जरूरत है। रेदर देन पुटिंग ब्लेम ऑन अ चाइल्ड, हमें अपने अंदर, समाज को अपने अंदर देखना है कि गलतियां कहाँ कहाँ से शुरू हुई। इसी के साथ सर मैं अपनी बात को अंत करना चाहूंगी। जी, थैंक यू। आपके अनुसार हमें सोशल अवेयरनेस की आवश्यकता है, कानून में परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है? सर मुझे लगता है जितने कानून हैं सर वो काफी हैं, अगर हम उनकी बेटर इम्प्लीमेंटेशन ऑन ग्राउंड कर पाए सर। जी ठीक है, थैंक यू शालिनी जी, आप जुड़े रहिएगा। आखिरी में जब सत्र ओपन होगा तो हो सकता है हमारे जो अन्य लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी कुछ सुझाव आए तो हम उस पर चर्चा कर सकते हैं। कमलजीत जी जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर कमलजीत कौर पंजाब से, पीएचडी इन लॉ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड लुधियाना की मेंबर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कमलजीत, अपनी बात रखें, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सर। सर मैं जो बिगिनिंग है ना, आई वुड लाइक टू फोकस ऑन कॉज ऑफ द इशू। पहले की डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड की जब हम बात कर रहे हैं, वी हैव बीन गिवन द डेफिनेशन, यू नो, जुवेनाइल की डेफिनेशन है बिलो 18 years of age. So with the changing scenario in the society, do we need to focus, like we need some change in the age bracket now? Rather than 18, it should be 16. Because we are, you know, now we are a very progressive society. और जितनी ये चाहे डिजिटलाइजेशन की बात कर लें, चाहे सोशल मीडिया इम्पैक्ट बात कर लें, इट हैज ए नेगेटिव इन्फ्लुएंस। और जो बच्चों की कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्लैश कर रही है विद देयर एज ग्रुप। मुझे लग रहा है फर्स्ट जो डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड है, वी नीड टू फोकस ऑन दैट कि वेदर द एज ब्रैकेट शुड बी बिलो 18 और 16 नाउ। सेकेंडली, जब हम लोग बच्चे की बात करें, जैसे कि मैम बोल रहे थे, केयर एंड प्रोटेक्शन, सो यू नो फैमिली इज द फर्स्ट यूनिट टू टेक केयर ऑफ अ चाइल्ड। अगर बच्चा कोई भी ऐसे रैश नेग्लिजेंस कर रहा है, then we have to maintain a balance between the best interest of the child and the victim in the society. ठीक है, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट जो है ये सोशल आइसोलेशन है, बट उसमें क्या है कि हमें we need to fix the accountability of the parents of the child also. कि अगर 75 सेक्शन में हम लोग बात करें कि वो उसको अबेंडन नहीं कर रहा, अगर वो उसको स्ट्रिक्ट सुपरविजन नहीं में रख रहा, जहाँ उसकी विजिलेंस सुपरविजन नहीं है टुवर्ड्स द चाइल्ड, दैट मीन्स कहीं ना कहीं पेरेंट्स आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटीज ऑफ द चाइल्ड। और दूसरा हम लोग जो मेन मुझे लग रहा है जो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टुडेज सोसाइटी है, मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ पे कोई फोकस नहीं कर रहा है, नोबडी इज लुकिंग इनटू दीज थिंग्स कि हमारे बच्चे किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसे है, एट प्रेजेंट में उनका जो इमोशनल वो ब्रेक डाउन हो रहा है, जहाँ इमोशनली दे आर कंपेटेबल टू डील विद दी स्मॉल यू नो लाइफ चैलेंजेस। इस पे हम लोग फोकस ही नहीं कोई भी कर पा रहे कि वो किस फेज पे चल रहा है। हमें लग रहा है हमने मोबाइल दे दिए, इंस्टाग्राम यूज करें, फॉलोअर्स बना रहे हैं, बट हु इज टू इंस्पायर देम? उनके लिए इंस्पिरेशन सोर्स कौन है कि जिसको देख के उनको लगे कि हमने इस जैसा बनना है, और वी आर टू बी ए कॉन्ट्रीब्यूटरी सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, कि हम भी आए हैं समाज में और हमने कुछ पॉजिटिव देके जाना है, रादर देन ये। अब रिसेंटली जैसे आप बात कर रहे हो रैश ड्राइविंग की, सेक्शन 34A में मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो प्रिस्क्राइब है 2 years। ठीक है, आफ्टर पब्लिक ह्यू एंड क्राई, ये पूना जो हुआ है इंसिडेंट, उसमें उन्होंने ऐड कर दिया 304। पर हमें दोनों चीजों पे फोकस करना पड़ेगा, क्या उसमें उसकी नॉलेज थी, बिकॉज ही वाज यू नो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिकर, और सेकेंडली क्या उसकी इंटेंशन थी। तो मुझे लग रहा है कहीं ना ये जो लॉ है ना, उसके बाहर कोई भी नहीं जा सकता, बिकॉज वी आर अंडर रूल ऑफ लॉ। तो जहां तो देयर इज नीड टू मेक सम अमेंडमेंट्स इन दिस सेक्शंस, जो हम 304A की बात कर रहे हैं, और प्लस यहाँ पे मुझे लग रहा है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग जो बच्चों की है वो आज के टाइम पे बहुत जरूरी है, क्योंकि हम बड़े जजमेंटल से हो गए हैं। जो हमारी सोसाइटी का माइंडसेट है ना, वो किसी पर्सन को मटेरियलिस्टिकली जज कर रहा है, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी मेंटल इंटेलिजेंस, वो जज हो रहा है, वो पोजेस क्या कर रहा है।
तो इसी दौड़ में कहीं ना कहीं सारे लगे हुए हैं और जो मेन उनका एसेट है, बच्चे हैं जो, उनको वो भूल चुके हैं। तो ये बैलेंस बहुत जरूरी है। सेकेंडली, अगर पुणे वाला एपिसोड हम लोग देखें तो उसमें बड़ा क्लियर कट है कि जो जेजेबी है, दो द मैटर इज सब जुडिस, बट आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग कि जब हम प्रोवाइजो दिया हुआ है, हमारे पर एक्सेप्शंस हैं हमारे पास कि आफ्टर टेकिंग लाइफ ऑफ 2 स्टूडेंट्स, वो भी आईटी सेक्टर में अच्छा कर रहे थे बच्चे और वो भी किसी के बच्चे थे, इन दैट केस हम लोग क्या करें, आफ्टर पब्लिक ह्यू एंड क्राई वी आर गोइंग टू एड ऑन 304 टू पैसिफाई दिस प्रेजेंट स्टाइल। बट व्हाट वुड बी द फ्यूचर में तो आप दोनों चीजें प्रूव कैसे करोगे, इंटेंशन और नॉलेज कैसे प्रूव करोगे? ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं रैश ड्राइविंग का जो अमेंडमेंट वो बड़ी मच रिक्वायर्ड है, कीपिंग इन व्यू ये जो सिनेरियो चल रहा है। जैसे कि डॉक्टर चौबे ने स्टार्टिंग में ही बताया कि अलग अलग इंसिडेंट्स हुए हैं और ऑलमोस्ट मोर देन 4 लाख जो हैं वो अपनी लाइफ, दे लॉस्ट देयर लाइफ्स। और दूसरी बात मुझे ये लग रहा है, पेरेंट्स जो कि खुद वही बात है कि मटेरियलिस्टिक, उनके पास गाड़ियां हैं और वो उनको की दे रहे हैं, तो अल्टीमेटली इट्स नॉट ओनली द चाइल्ड, वो पेरेंट्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए फॉर दैट एक्ट। अगर जेजेबी का बेनिफिट बच्चे को मिल रहा है, देन वी हैव प्रोविजंस ऑफ आईपीसी and we can make the amendments on those provisions and that can be applicable to the parents. Even JJ Act की हम cruelty की बात करें 75, जैसे कि मैम बता रहे थे कि केयर एंड प्रोटेक्शन, तो कहीं ना कहीं वो अपने बच्चों को अबेंडन कर रहे हैं क्योंकि वी आर इन रैट रेस, मटेरियलिस्टिक, हमें सभी को कुछ ना कुछ अचीव करना है और हम लोग उनको निग्लेक्ट कर रहे हैं बच्चों को। तो सेकेंडली मुझे लग रहा है जैसे ये 17 एज ब्रैकेट है या 18 है, तो हम लोग देखते हैं कि हीनियस क्राइम में क्या है कि हम लोग उसकी मेंटल जो है कैपेबिलिटी चेक करते हैं, फिजिकल कैपेसिटी चेक करते हैं आफ्टर दैट क्वेश्चनियर। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी जरूरत है कि अगर हम डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड की बात करें, हमें पता होना चाहिए कि आज का हमारा सिनेरियो चेंज हो गया है। बच्चों की जो आईक्यू लेवल है वो एज कंपेयर टू लास्ट डेकेड वो काफी जमीन आसमान का फर्क है। सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हो गई हैं, साइकोलॉजिकल कंडीशंस चेंज हो गई हैं। तो ये सारी चीजों को जहन में रख के वी नीड टू मेक द अमेंडमेंट्स इन द प्रेजेंट लॉ। और कहीं ना कहीं अगर हम लोग कह रहे हैं कि एम ऑफ एक्ट इज रिहेबिलिटेशन, तो रिहेबिलिटेशन के साथ साथ में ये बैलेंस जरूरी है कि बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट भी प्रोटेक्ट किया जाए, साथ में जो विक्टिम का इंटरेस्ट है, दैट इज द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, उसको भी बैलेंस किया जाए। और जैसे ये पुणे वाला, कहीं ना कहीं आपका ये मानना है कि जो एज ब्रैकेट है 16 to 18 उसमें अमेंडमेंट होना चाहिए? सर बिल्कुल, एज ब्रैकेट में बिल्कुल अमेंडमेंट होनी चाहिए और पेरेंट्स की जो अकाउंटेबिलिटी है वो फिक्स होनी चाहिए कि दे शुड नॉट गिव द लाइसेंस टू देयर चाइल्ड टू किल एनीबॉडी। क्योंकि ये आप जब गाड़ी दे रहे हो बच्चे को, इसका मतलब आपकी नॉलेज है कि ये अभी ही इज नॉट एज पर लॉ ही कैन ड्राइव द कार, बट स्टिल आप उसको गाड़ी दे रहे हो, तो पेरेंट्स की नॉलेज तो वहीं पे है ना कि उसको पता है कि 199A मोटर व्हीकल एक्ट में अभी तक अधिकतम सजा 3 वर्षों का है, उसमें भी कुछ प्रोविजंस हो सकते हैं क्या? 5 साल 10 साल? वही मैं बात बोल रही हूँ सर, जैसे हम 304A की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम पनिशमेंट कितनी है? 2 years एंड फाइन, ठीक है। तो उसमें कहीं ना कहीं वी नीड अमेंडमेंट, पर अमेंडमेंट के साथ हम बच्चे को तो टारगेट कर रहे हैं, पर जो उसको हैंड ओवर कर रहा है कीज ऑफ द कार, पेरेंट्स, दे शुड बी इक्वली रिस्पॉन्सिबल, दे शुड बी हेल्ड इक्वली रिस्पॉन्सिबल। थैंक यू मैडम, आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि सेफ गार्डिंग दी सोल ऑफ द एक्ट, तो बच्चे को तो सेफ गार्ड करे, पर उसके लिए जो पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही किया जाए। निपुण जुड़ गए। हाय निपुण, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, कैसे हो? गुड इवनिंग, आप कैसे हैं? बट आप कुछ कहना चाहते हो या मैं कंटिन्यू करूं? नहीं, मेरी समझ से ये जो पॉइंट था 304A के अमेंडमेंट का, वो थोड़ा ओवरलुक करता है 2 डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के, बिकॉज मेरा ये मानना है कि जो लीगल अंडरस्टैंडिंग है इसमें वो कॉन्टेक्चुअल होनी चाहिए। पहला तो ये है कि जिनमें से एक में मैं ही अपीयर हुआ हूँ सुप्रीम कोर्ट में, वो है एलिस्टर एंथनी परेरा का जजमेंट और संजीव का हिट एंड रन केस जो था,
उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस ड्रंक स्टेट में पाया जाता है तो उस केस में नॉलेज ऑटोमेटिकली एट्रीब्यूट होगी और 304A नहीं लगेगा, उस केस में 299C लगेगा जो है कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। आइडिया ये था सुप्रीम कोर्ट का ये करने के पीछे जो मंशा थी वो ये था कि ऐसे अमीर लोगों के पास जिनके पास पावर स्टेटस और पैसा है उनके हाथ में व्हीकल जो है वो एक वेपन बन जाता है और इसीलिए उन लोगों को इस बात का बेनिफिट नहीं लेने देना दिया जाएगा कि वो 304A में वो रैशनेस या नेग्लिजेंस कमिट कर रहे हैं। ये रैशनेस या नेग्लिजेंस का केस नहीं है, ये केस है नॉलेज का, जहां इंसान को पता था वो क्या कर रहा है, उसने अपनी स्वेच्छा से शराब पी है। ये तो ऑफ कोर्स डिसाइड किया जाएगा कि अल्कोहल था एक्चुअली या नहीं इन्वॉल्व था, और अगर नहीं भी था तो अगर वो एक इंसान है जिसने खुद अपने हाथ में व्हीकल लिया है तो उसके ऊपर 304A ना बनते हुए 299C बनेगा। और 299C में जो प्रोविजन है पेनल्टी का वो 304 में है, और 304 में जो पेनल्टी है वो है मिनिमम 10 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। तो ये 2 साल वगैरह का फंडा ही बिल्कुल चला गया। ये आप इमीडिएटली उसको 10 years में नॉन बेलेबल ऑफेंस है और ये किसी भी स्टेज पे ऐड किया जा सकता है। तो एब्सोल्युटली मेरा ये मानना है कि पुणे पुलिस को देखना चाहिए कि इतने ऑफेंसेस को, मतलब जो ग्रेवर ऑफेंसेस हैं उनको नहीं किया जा रहा। आपके माध्यम से अगर सुन रहे हैं और वहां तक बात पहुंच रही है तो बिकॉज दिस इज एग्जैक्टली व्हाट द दिल्ली पुलिस डिड। जैसे ही दिल्ली पुलिस में ओरिजिनली 304A लगा था, दिल्ली पुलिस ने कहा नथिंग डूइंग, हम लोगों से लीगल ओपिनियन ली गई, हमने कहा इसको 304A में बुक करिए, ये तो बड़े आराम से निकल जाएगा, इसको 299C में बुक करिए जिससे ये 304 में बुक किया जाए, है ना। तो बस आपके माध्यम से मैं सोचा टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग था, मैंने अभी आपकी स्टोरी चेक किया, आई थॉट आई शुड कंट्रीब्यूट। थैंक यू निपुण, आप जुड़े रहिएगा, बाद में भी अगर जरूरत पड़ेगी तो हम आपसे बातचीत करेंगे इस मामले को लेकर के। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास संजय पवार साहब जुड़े हुए हैं महाराष्ट्र से। संजय पवार साहब एक्स चेयरपर्सन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी नागपुर में, गोंदिया महाराष्ट्र, प्रेजेंटली सीनियर कंसल्टेंट ट्रांसजेंडर एंड बेगरी डिवीजन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। पवार साहब आप सुन रहे हैं मेरी बात? संजय पवार साहब? यस सर, सुन रहा हूँ। जी जी, अपनी बात रखें जी। शालिनी मैम रिमार्क्स हम क्लोजिंग बाद में लेंगे सबसे। जी जी सर, एज पर माय नॉलेज, एज पर माय ओपिनियन, सबसे पहले तो मैं शालिनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक सुझाव यहाँ पर रखा। साथ ही साथ कमलजीत मैडम ने भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताए रिगार्डिंग दिस। मेरा ओपिनियन ऐसा है कि कोई भी न्याय व्यवस्था जब कोई डिसीजन देती है सबसे पहले हमारा विश्वास तो उसके ऊपर में होना चाहिए। उसके बाद अगर किसी को अपील करना है, अगर वो ऑर्डर्स उसे मान्य नहीं है तो उसके लिए भी हमारे पास जुडिशरी सिस्टम में एक प्रोसेस बना हुआ है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वहां पर भी आप अपील कर सकते हैं। लेकिन किसी न्याय व्यवस्था पर विश्वास ही नहीं रखना और ये मान्य नहीं है। मीडिया में इसके रिगार्डिंग काफी कमेंट्स भी आए हैं। तो मैं चाहता हूं कि जब हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो जुवेनाइल और जस्टिस, ये जो 2 वर्ड्स चूज किए गए हैं, तो जुवेनाइल में भी आ गया कि अब जब बच्चा 0 से 18 ईयर्स है, इसीलिए जुवेनाइल वर्ड्स का यूज किया गया, हमें उसको जस्टिस देना है क्योंकि जुवेनाइल में ही लिखा हुआ है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो मेरा कहना है कि जहां बच्चा अगर जुवेनाइल जस्टिस इस कैटेगरी में आता है तो सिर्फ हमको उसके इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ चाइल्ड उसके न्याय के लिए सोचना है। और ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, ये एक्ट बच्चे के सुधार के लिए बनाया गया है, ना कि उसको कोई पनिशमेंट देने के लिए। इसलिए 2000 में जब ये एक्ट 2006 में अमेंडमेंट हुआ था तो कुछ हार्श वर्ड इसमें से डिलीट कर दिए गए थे, जैसे कि जुवेनाइल जस्टिस जो कोर्ट था, कोर्ट को हटाकर बोर्ड्स इस वर्ड को डाल दिया गया, इन्वेस्टिगेशन वर्ड्स को हटा के सुपरविजन वर्ड डाल दिया गया, क्राइम शब्द को हटा के एक ऑफेंस वर्ड डाल दिया गया, रिमांड होम इस वर्ड को डिलीट करके ऑब्जर्वेशन होम्स इस वर्ड को डाल दिया गया। मेरा काम अभी एक्चुअली ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में इश्यूज आता है, लेकिन मैं ज्वाइन इसलिए हुआ कि काफी साल मैंने एज ए चाइल्ड वेलफेयर कमेटी चेयरपर्सन करके काम किया महाराष्ट्र में, नागपुर एंड गोंदिया डिस्ट्रिक्ट में। तो
तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो डिपार्टमेंट है इसके थ्रू जो हमारा कंसेप्ट है स्माइल, जो ये स्माइल स्कीम है ये बेगरी के लिए काम करता है। और जो भी ये जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में जो जेजेबी मेंबर्स एंड सीडब्ल्यूसी मेंबर्स काम करते हैं, तो ये भी बेगरी इस सब्जेक्ट को डील करते हैं, मतलब एडल्ट बेगरी के साथ साथ। पवार सर, अपन किसी दिन और आपसे बेगरी के ऊपर एक अलग से बात कर लेंगे। अभी हाँ, इस तो एक्ट में कुछ अमेंडमेंट की बात करें, उसमें कुछ हो तो बात करें सर, पवार सर। हाँ, तो सर मुझे ऐसा मैं कुछ लगता है कहना चाह रही हूँ इस कंसर्निंग सर। हाँ, हेलो शालिनी मैम, हाँ मैडम, स्पीकर्स को ले लें, फिर हम क्लोजिंग रिमार्क्स में हर एक को लेंगे सर उसके। मैं सर एक इम्पोर्टेंट इशू मैं भूल गई, मोटर व्हीकल एक्ट का सर, उस बारे में बात करना चाह रही जी, थी। करें, बताएं अपनी बात। सर जब हम 199A की बात कर रहे हैं ना सर, जी। तो सर उसमें एक जुवेनाइल के लिए पनिशमेंट और है कि 25 साल तक जो उसका लाइसेंस है सर वो सस्पेंडेड रहेगा। जी। बट सर मेरा ये है मानना कि जब हम ऐसा कोई ऑर्डर बोर्ड देता है तो सर क्या वो आरटीओ के वहां अपडेट होता है, क्या वो एक्चुअल ऑन ग्राउंड कोई डाटा है कि कितने माइनर्स का जो लाइसेंस है वो आज तक सस्पेंड हुआ है सर? इसकी कोई जानकारी, कोई डाटाबेस हमारे पास नहीं है। अगर ये चीज हमारे पास हो तो सर ये भी एक डेटरेंट की तरह काम करता है, बिकॉज 25 ईयर्स तक उसको लाइसेंस ग्रांट नहीं किया जाएगा। ये अपने में भी एक काफी बड़ी पनिशमेंट है सर। जी, ये पॉइंट मैं भी भूल गया था। बहुत अच्छी बात आपने कही कि बाकी जो डिपार्टमेंट्स है, आरटीओ और जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, उनका लिंकेज जरूरी है। अब पवार साहब अपनी बात रखे, बीच में रह गई थी। सॉरी सर। पवार साहब, पवार साहब आपका माइक बंद है सर। संजय सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आ रही सर? जी जी। मैं शालिनी मैडम से मतलब उनसे सहमत हूँ कि जैसे कि उन्होंने कहा सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप सेमिनार, इसके थ्रू, इस एक्ट के थ्रू हम लोग इसका सेंसिटाइजेशन और अवेयर कर सकते हैं। और आपने जो बोला कि क्या इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है, तो 16 to 18 में कुछ प्रोविजंस करना चाहिए अमेंडमेंट के बारे में, जिसके वजह से मतलब पेरेंट्स भी उसमें जागरूक रहे। अबव द एज ऑफ 16 ईयर्स एंड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स होना चाहिए। जैसे कि कमलजीत मैडम ने भी काफ़ी अच्छे सुझाव रखे, तो मैं शालिनी जी, कमलजीत मैडम और निपुण सर, इन दोनों से बिल्कुल एग्री हूँ। और शालिनी जी मैडम को भी मेरी मतलब जो मैडम ने सुझाव रखे कि हम लोग ने सेंसिटाइज करना चाहिए, अवेयर करना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जब तक हम सोसाइटी में वर्कशॉप सेमिनार के थ्रू ये अवेयर नहीं करते, और ये जो मतलब अभी क्राइम वर्ड्स हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम में यूज नहीं करते, इस ऑफेंस को हम अगर कम करने की कोशिश इसके थ्रू कर सकते हैं, ताकि आने वाले नए मतलब जो बच्चे हैं वो इससे अवेयर रहे कि ऐसा करने से ऐसा भी हमारे साथ हो सकता है, हमारे मदर फादर को भी पनिशमेंट हो सकती है मेरा गलती की वजह से। और ऐसा होता भी है, तो मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि अबव द एज ऑफ 16 ईयर एंड बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स अमेंडमेंट्स होना चाहिए। जी, थैंक यू मतलब, पवार लेकिन वो अमेंडमेंट इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड, इसको ध्यान में रखते हुए होना चाहिए। क्योंकि जहां हम जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम की बात करते हैं तो दोनों में लिखा हुआ है जुवेनाइल मीन्स अल्पवयीन, जस्टिस मीन उनको न्याय देना है। वहां पे न्याय की बात होना चाहिए, न्याय के नजर से देख के उस अमेंडमेंट होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद चौबे साहब आपका, और वेरी स्पेशल थैंक्स टू मिस शालिनी जी एंड कमलजीत एंड निकुंज सर। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अभी हमारे बहुत सारे स्पीकर्स बचे हुए हैं, आप जुड़े रहिए। हम अगले अपने स्पीकर की तरफ चलते हैं। चंद्रशेखर शर्मा जी जुड़े हुए हैं अलवर से, राजस्थान जेजेबी मेंबर हैं अलवर में। चंद्रशेखर शर्मा जी, ओवर टू यू सर। चंद्रशेखर सर, मेरा सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो वेबिनार जो रखी गई है, चंद्रशेखर जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो, सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर आ रही है मेरी आवाज़? हेलो हेलो। जी जी। हाँ सर, सभी महानुभावों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। आज जो चर्चा रखी गई है, वेबिनार रखी गई है, वो 304(1) के ऊपर रखी गई है, जिसमें जो बच्चा अगर कोई अपराध करे, रोड पर एक्सीडेंट करे, तो उसके लिए सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो
हेलो। आप नेटवर्क ठीक कर ले, दूसरे स्पीकर की तरफ चलते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। ठीक है सर। कृष्णदेव मिश्रा साहब जुड़े हुए हैं पटना से। लंबे समय तक आप जस्टिस जुवेनाइल बोर्ड के मेंबर रहे हैं और काफी लंबा अनुभव है आपका। लगभग 30 वर्षों से आप बालकों के संबंधित कानूनों पर कार्य कर रहे हैं, बालकों के संरक्षण, उनकी शिक्षा से संबंधित विषयों पर कार्य कर रहे हैं। आपका सुदीर्घ अनुभव है सर। आपसे निवेदन है कि आज के इस विषय पर जे एक्ट जिसमें हम बात कर रहे हैं, स्पेसिफिकली घटनाओं को लेकर के क्या अमेंडमेंट्स होना चाहिए, उस पर अपनी बात रखें। सभी लोगों को नमस्कार। और यह मंच पर बात रखने के लिए आपने मौका दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। प्रश्न है कि जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम जो बनाया गया, सब्सटेंशियल तो बना दिया जाता है, लेकिन प्रोसीजर में कहीं ना कहीं व्यवधान आ जाता है। हमारा देश सब्सटेंशियल लॉ बनाने में बहुत आगे है। पहले लॉ बनता है, अब प्रोसीजर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत पीछे चल जाते हैं। 1986 जे एक्ट को भी बहुत नजदीक से देखा था, जिसमें मेल के लिए 16 और फीमेल के लिए 18 वर्ष था। लास्ट में 141 से जो जे एक्ट 2000 आया, उसमें भी आया, चलो सबको बराबर कर दिया गया। कानून तो बने, 2006 में अमेंडमेंट भी आए। अब निर्भया कांड के बाद 2015 में जो आमूल चूल परिवर्तन करते हुए कहीं ना कहीं सेक्शन हीनियस क्राइम, जो पहले पेटी सीरियस और नॉन सीरियस था, अब पेटी सीरियस और हीनियस कर दिया गया। प्रश्न उठता है मित्र कि क्या लॉ बना देना ही काफी होता है किसी भी अपराध को रोकने के लिए? लॉ बना देना ही काफी होता है किसी सिस्टम को चलाने के लिए? मैं मानता हूं ऐसा कदापि नहीं होता है। हम जब जे एक्ट के प्रियम्बल को देखते हैं, और आज का सब्जेक्ट है बेल, जुवेनाइल का बेल, जैसा कि हम लोग सभी अवेयर हैं। लॉ में अमेंडमेंट करना, ये करना वो अलग बात है। तो जैसे ही एक्ट का हम प्रियम्बल देखते हैं, जैसे हम अपने संविधान का प्रस्तावना प्रियम्बल देखते हैं, तो यह साफ जे एक्ट कहता है कि किनके लिए, दोनों तरह के बच्चों के लिए, केयर, प्रोटेक्शन, उनका डेवलपमेंट, उनका बेस्ट इंटरेस्ट, साथ ही साथ 2 वर्ड और है इसमें, ट्रीटमेंट का है और कैटरिंग वर्ड है। यह तो जो वर्ड है प्रियम्बल में जे एक्ट का, ट्रीटमेंट और कहीं ना कहीं उसमें आता है कैटरिंग का। प्रश्न उठता है कि आर बच्चे जो गाड़ी लेकर के चले जाते हैं या चला दिए जाते हैं, मित्र मैं बहुत बेवाकी से कहना चाहता हूं कि जब हम जे एक्ट को और जुवेनाइल और यानी चाइल्ड को जब देखते हैं, तो हमें लगता है कि जे एक्ट का जो मूल उद्देश्य है, उसका जो आत्मा है, उसके प्रति कहीं ना कहीं हम वयस्क लोग, गार्जियन लोग, उसमें स्टेक होल्डर अगर शब्द का हम लोग जो प्रयोग करते हैं एनजीओ की भाषा में, तो शिक्षक से लेकर के सामाजिक स्तर, पंचायती राज सिस्टम तक की बात मैं करता हूँ। स्टेक होल्डर में गार्जियन भी है, स्कूल भी है, सभी लोग हैं। क्या बच्चों को राइट टू पार्टिसिपेशन हम सुनिश्चित करते हैं? मैं अपने आप से पूछता हूं, क्या हम बच्चों को, अभिभावक, जितने भी अभिभावक हैं, मैं भी अभिभावक हूं, हम सभी अभिभावक हैं, बच्चों को राइट टू पार्टिसिपेशन हम कहीं करते हैं? नहीं कर पाते हैं। जब संयुक्त परिवार के टूटने के बाद न्यूक्लियर फैमिली की अवधारणा पैदा हुई, आखिर बच्चे को जो सामाजिक परिवेश में किस तरह से उनको ढालना है। कहा गया है कि बच्चा ईश्वर के रंगमंच का जन्मजात कलाकार है। हम समाज के लोग, हम पेरेंट्स कैसे उनको किस रूप में मानते हैं? अब प्रश्न उठता है, जब राइट टू पार्टिसिपेशन हम घर से देना बंद कर देते हैं, शिक्षक विद्यालय में देना बंद कर देते हैं, सिविल सोसाइटी देना बंद कर देता है, आखिर बच्चे जाएंगे कहाँ? आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का युग है, पढ़ाई से लेकर सारी चीजें इसी पर हो रही है। अब रह गया हम जे एक्ट को सेक्शन 12 के साथ साथ हम जाने के पहले मित्र, हम लोग सभी जितने भी चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट हैं, सेक्शन 3 जो पहले जे रूल में हुआ करता था, प्रिंसिपल, जनरल प्रिंसिपल है, सबसे पहला लाइन है निर्दोषता का सिद्धांत।
क्या बच्चे के लिए कड़ा कानून बनाना ही निर्दोषता का सिद्धांत है? कदापि नहीं हो सकता मित्र। निर्दोषता का सिद्धांत किस परिस्थिति में, अगर कोई एकाध %, मैं जिस परिवेश में बिहार झारखंड के परिवेश में काम करता हूँ, जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम पर ओंकार नाथ तिवारी जी के साथ कई बार काम करने का मौका मिला, और हमारे जितने भी जेजेबी के मेंबर और CWC के यहाँ स्टेक होल्डर हैं, सभी एक बात अवश्य समझते होंगे कि आखिर एक्ट बना दिया गया, एक्ट में प्रोबेशन ऑफिसर, SJPO स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, CWPO, इन लोगों का रोल शायद कोई स्टेट में दिखाई देता होगा। क्या वह सुदृढ़ होगा तो बच्चे क्या रोड पर मनमानी कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। मैं इसीलिए कहा सब्सटेंशियल लॉ और प्रोसीजर लॉ में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गैप है। लॉ बना देना, कड़ा सेक्शन दे देना, अमेंडमेंट कर देना, यह कतई समाधान नहीं है। जिस तरह से पोक्सो पर हम लोगों ने स्कूल में जाके चर्चा शुरू किया, गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, बहुत सारी चीजें उसमें हम लोगों ने विद्यालय के सहमति से लेकर के पंचायती राज सिस्टम तक के हम लोगों ने काम किया। उसी तरह से रस एंड निग्लिजेंस में भी बच्चों के साथ अभिभावक को भी अवेयर करने की जरूरत है, और अभिभावक का यह पूर्णतः दायित्व बनता है कि वो बच्चे को कैसे राइट टू पार्टिसिपेशन, सहभागिता का अधिकार दे करके उनको जीवन को सुरक्षित संरक्षित करें। कानून तो अलग बात है, कानून का वायलेशन हो गया वो एक अलग बात है, लेकिन सबसे पहले केंद्र बिंदु में बच्चा है। किसी की भी जान जाती है बहुत ही दुखद है, लेकिन गार्जियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ से अंतिम नहीं होती है, उनकी सारी जिम्मेवारी गार्जियन की होती है। सही मैडम ने कहा चर्चा के दौरान कि 72, 75, 73, 74 जो भी चीज एक्ट में है, जो भी कहीं ना कहीं बच्चों के विरुद्ध जो कुछ भी उनका शोषण से लेकर के सारी चीजें हैं, इनको अगर सुनिश्चित किया जाए तो शायद पेरेंट्स को यह आभास हो जाए कि इसमें मुझे भी पनिशमेंट होगा। सही मैडम ने अंतिम में जोड़ा, अपने सालनी मैडम ने, कि 25 साल तक लाइसेंस नहीं मिलेगा, यह बहुत बड़ा पनिशमेंट है, बहुत सारी चीजें हैं। तो एक्ट में परिवर्तन की बात में कदापि नहीं सहमत होता हूं। मेरा अपना ओपिनियन है, जो भी लॉ है उसको पटल पर ला करके राइट टू पार्टिसिपेशन से ही सुनिश्चित किया जा सकता है। और बच्चों, आज बिहार की परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो यहाँ एक्साइज एक्ट, दारू प्रतिबंधित है, लेकिन एडल्ट मानसिकता वाले बच्चे का दुरुपयोग करते हैं। 100 रुपया बच्चा को देता है, कहीं काम करा देता है, और बच्चे उस केस में बुक हो रहे हैं। आईओ अनुसंधान करता कभी नहीं जाता है कि इसका सोर्स कहाँ है, इस बच्चे का रिसोर्स पर्सन कौन है जिसको दुरुपयोग कर रहा है। आखिर दिखाई तो बच्चा देता है, और बच्चा जब दिखाई दिया, हम तो देख रहे हैं कि केस में बच्चे आ रहे हैं, लेकिन उसका जो व्यक्ति दुरुपयोग कर रहा है वहां तक पुलिस नहीं पहुंचती है। तो सब्सटेंशियल लॉ, प्रोसीजर लॉ को जब तक हम ताल में लेके एक सेतु का काम नहीं करेंगे, लॉ का अमेंडमेंट करने से नहीं। दूसरी बात, जहां तक जमानत की बात है, मैं कहता हूं बच्चों का अधिकार है जमानत, बिल्कुल। इट डिफीट इन ऑफ जस्टिस, मोरल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल डेंजर का जो वर्ड लाया गया, और मिक्सअप दिस नॉन क्रिमिनल एसोसिएशन, हमारे जितने भी यहाँ पर मित्र हैं, जेजेबी के मेंबर रहे हैं और हैं, कभी भी रिकॉर्ड में ऐसा आता है कि कौन नॉन क्रिमिनल एसोसिएशन में मिक्सअप होगा? कभी नहीं रहता है, कोई लिस्ट नहीं रहता होगा। मैं बिहार, झारखंड, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कर रहा हूँ, हो सकता है कहीं लिस्ट ऐसा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में बना के रखा हो कि एक सेकंड सर। तो ऐसे स्थिति में जो कानून है इनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन हो। जमानत के बाद प्रोबेशन पर भी बच्चों को छोड़ना है, उनको प्रॉपर काउंसलिंग करा करके प्रोबेशन ऑफिसर से मंथली, क्वार्टरली जैसे भी रिपोर्ट हो लेने की बात करता है। एक्ट में अमेंडमेंट करके कहीं कभी भी किसी भी केस को, अपराध को रोका नहीं गया है, यह मेरा अपना मानना है। चाहे पॉक्सो को देखें, आज पॉक्सो की तादाद देखिए पहले की अपेक्षा बढ़ रहे हैं। पनिशमेंट का क्या हो रहा है, पॉक्सो में तो बहुत हम लोग किए हैं, यहाँ तक कि विक्टिम का कंपनसेशन की बात भी है, सारा चीजें हैं। लेकिन सर धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम इसको आज चर्चा को इसी पर सीमित करें, पॉक्सो और उन सब चीजों पे बाद में नहीं, वो पर नहीं कर रहा तो सहभागिता की आपने बात करी, निश्चित रूप से सहभागिता की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और अवेयरनेस की आवश्यकता है। हमारे दूसरे स्पीकर चंद्रशेखर जी, आप जुड़ गए हैं, अपनी बात रखें सर। चंद्रशेखर सर सभी को नमस्कार।
हेलो, मेरी जी आवाज आ आ रही रही है है, सर? अपनी बात रखें जी। हाँ हाँ, मेरा जो आज जो चर्चा का जो विषय है, वेबिनार रखी गई है, उस पर यह है कि जैसे कच्ची मिट्टी को कुम्हार डालता है और अच्छी शेप देता है, उसी प्रकार समाज परिवार का बहुत बहुत योगदान होता है कि बच्चों को प्रारंभ से ही एक ऐसी शिक्षा, सामाजिक शिक्षा, नैतिक शिक्षा दी जाए और उसमें एक ऐसा भाव, एक ऐसा दया का भाव पैदा किया जाए कि अगर तुमने कोई अपराध किया या तुमने कोई गलती की और जिससे किसी दूसरों को हर्ट हो या किसी के शरीर को चोट पहुंचे, तो उससे उसके लिए उसको शुरू से ही क्या नाम से जागृति लानी पड़ेगी। ठीक है ना? ये कानून जो बनाए गए हैं, कानून ठीक है, अपनी अपनी जगह सारे जितने भी कानून, चाहे बच्चों से संबंधित हो चाहे बड़ों से संबंधित हो, कानून अपराध को रोकने के लिए बनाए गए हैं। लेकिन जब तक वो एक अंदर से विल पावर समाज के हर व्यक्ति की होगी और व्यक्ति जो है परिवार की जो प्रथम इकाई है, परिवार में बच्चों को स्टार्टिंग से ही पेरेंट्स की जिम्मेवारी है कि उनको दया का भाव सिखाया जाए, उनको नैतिक शिक्षा दी जाए, सामाजिक शिक्षा दी जाए। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि रोड पर, चौराहों पर, जगह जगह बच्चों से संबंधित स्लोगन्स, बैनर्स लगवाने के लिए तरफ से मैं ये चाहूंगा आपके माध्यम से कि आप सरकार को मतलब सरकार को, हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को या भी जो भी अथॉरिटी है, स्लोगन लगाए जाए, केवल बच्चों के लिए ही स्पेशल रूप से लगाया जाए। हालांकि लगाए रखे हैं, लेकिन बच्चों से संबंधित लगा रखे हैं, व्यक्तियों से संबंधित लगा रखे हैं। प्रिंट मीडिया के माध्यम से टीवी पर बच्चों के संबंध में जैसे ऐड दिखाए जा रहे हैं कि छोटे बच्चा बिस्किट खा रहा है, मैगी खा रहा है, इसी प्रकार टीवी तो पर आपका ऐड भी दिखाया यही जाए। कहना है कि अवेयरनेस के माध्यम से इस पे लोगों को काम किया केवल जाए? अवेयरनेस के, बिल्कुल अवेयरनेस के माध्यम से ही कलम से इस पर सुधार किया जा सकता है। चलिए, धन्यवाद सर। हम आगे चलते हैं। हमारे साथ बिमला जी जुड़ी हुई हैं, बिमला नौटियाल जी, उत्तराखंड, देहरादून से। पहले आप पूर्व में CWC मेंबर रही हैं और वर्तमान में JJP मेंबर है देहरादून में। बिमला दीदी अपनी बात रखें आप। ओवर टू हाँ यू। जी सर, सभी को प्रणाम। सर, इसमें तो मेरा कहना ये है कि परिवार का सबसे बड़ा वो होना चाहिए, परिवार का होल्ड होना जरूरी है। और स्कूलों में नैतिक शिक्षा का, सामाजिक शिक्षा का ज्ञान दिया जाना चाहिए बच्चों को। अगर बच्चों के अधिकार हैं तो उनके कर्तव्य भी तो हैं, उनको इस बात का भी बताया जाना चाहिए कि तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। परिवार वालों को इतनी आजादी भी नहीं देनी चाहिए बच्चों को कि वो बच्चे बाहर जाएं, गलत काम करें। उनके ऊपर ध्यान रखना चाहिए परिवार वालों को। हेलो जी जी, जी, ठीक है। तो बच्चों को सब कुल मिला करके जितने एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि बच्चों को नैतिक शिक्षा, उनके अधिकारों से भी अवगत कराया जाए और उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताया जाए। उनको उनके कर्तव्यों के बारे में भी बताया जाए सर। जी जी। हमारे साथ एक और भी रांची से जुड़े हुए हैं, कौशल किशोर चतुर्वेदी जी, CWC मेंबर हैं, रहे हैं, वर्तमान में JJB मेंबर हैं और LLB किया है, लॉ के लिए है और काफी लंबा अनुभव है। मुझे भी लगभग सर से 7-10 वर्षों का परिचय है साथ में काम करते हुए। कौशल जी, आपकी तरफ चलते हैं, आप अपनी बात इस विषय पर रखें। जी जी, नमस्कार सर, जोहार। हेलो जी, आ रही है आवाज, आ रही है, अपनी बात रखें। जी, नमस्कार सर, जोहार। नमस्कार भाई सर जी। बच्चे की उदंडता और स्वच्छंदता, अभिभावक का सामाजिक प्रभावशीलता का अध्ययन शासन प्रशासन को कराने की आवश्यकता है। जिस प्रकार किसी भी पर्व त्योहार में सभी थाना में शांति समिति की बैठक होती है, उसी प्रकार मादक पदार्थ विक्रेता की एक बैठक होनी चाहिए कि आप संडे, जैसे ये घटना 19 मई की है, रविवार की, संडे के दिन भी मादक पदार्थ बेच रहे तो पब में बच्चे ने नशा किया है, जैसा ये आ रहा है मीडिया के माध्यम से। इस पे थोड़ी रोक लगाने की आवश्यकता के लिए सामाजिक दायित्व जो है हम लोगों का होनी चाहिए। दूसरा, मेघालय हाई कोर्ट ने भी पीड़िता पॉक्सो पे एक न्यायादेश पारित किए हैं कि 16 साल की लड़की सेक्स के बारे में सक्षम निर्णय लेने में सक्षम है।
तो जो बालक अपराधी या जो अभियुक्त था उनके मामले को रद्द किया गया है। तो इस तरह से ये बच्चा 17 साल 8 महीने का है। तो ये तो इनकी मानसिक और शारीरिक और कार्य के परिणामों की परिस्थिति का इनको निर्धारण है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। इसमें एक संशोधन जो 16 वर्ष किया जा सकता है। मुझे सिर्फ इतना ही कहना है सर। और इनके पिता एक जिस तरह से आ रहा है मीडिया में कि बहुत बिल्डर तबके से जुड़े हुए हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड को भी अगर इस तरह का मात्र 14 घंटा में बेल जो दिया गया उस पे भी ध्यानाकृष्ट हम किशोर न्याय बोर्ड की ओर कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में कमेंट ना करें तो हाँ कमेंट नहीं कर रहे हैं सर। उनके ओर ध्यान दिलाना चाह रहे हैं कि मात्र 14 घंटा SIR आया या नहीं आया उस पे भी इनको ध्यान देना था, ताकि किशोर न्याय बोर्ड आज कटघरे में खड़े नहीं रहती मीडिया में। जी सर, धन्यवाद। विपिन जी जुड़े हुए हैं छत्तीसगढ़ से। 20 वर्षों से आप बाल अधिकार एवं बाल सुरक्षा पर काम कर रहे हैं। पूर्व में आप JJB में सदस्य रहे हैं, अब अभी भी बच्चों के साथ जुड़े हुए, कई जगह पे मास्टर ट्रेनर के जैसे आप लीगल एक्सपर्ट में जाते भी हैं। विपिन जी अपनी बात रखें छत्तीसगढ़ से। धन्यवाद सर। और धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है, क्लियर है? आ रही है आपकी आवाज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्पीकर्स ने बहुत अच्छी बात कही है। मैं बहुत सारी चीजें जो बोलना चाहता था वो काफी सारे लोगों ने कह दी है तो फिर मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखूंगा कि देखिए क्या है, पॉइंट वही है जैसे अवेयरनेस एक पार्ट है, हाँ बहुत बड़ा पार्ट है अवेयरनेस। इसके अलावा जो कानून में जो हमें प्रावधान दिए गए हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से हो रहा है, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैटर होता है। जैसे मैं पहले अवेयरनेस की बात करता हूँ या बचपन की बात करता हूँ, तो एक बच्चा जब छोटा सा रहता है वह तुतलाती हुई भाषा में अगर गाली बकता है तो घर के लोग हंसते हैं, ताली बजाते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है और उसके मुंह से ऐसे अपशब्द निकलते हैं तो शायद हमको बहुत बुरा लगता है। तो वो जो उसका बच्चे की जो नर्चरिंग हो रही है, कहीं ना कहीं वो पोर्शन जो हम मिस कर जाते हैं। बच्चों को हम ये सिखाते हैं कि बेटा बाहर नहीं जाना है, लेकिन ये भी नहीं सिखा पाते कि बेटा गाड़ी आपको इस उम्र के पहले नहीं चलाना। तो कहीं ना कहीं ये मैटर। इसके अलावा जैसे अभी बात हो रही थी कि बच्चों के लिए जो बेल हमारा मुख्य उद्देश्य है जमानत, तो हाँ जमानत बच्चे का अधिकार है, बिल्कुल। सेक्शन 12 जो है उसमें उसका अधिकार है, उसको जमानत मिलनी चाहिए, बिल्कुल मिलनी चाहिए। इसमें कहीं यह नहीं देखा जाता कि जो ऑफेंस हुआ है उसके द्वारा जो गलती उससे हुई है वो जमानती है या गैर जमानती, इसे देखने का कहीं कोई बात नहीं है। एक बहुत बड़ी चीज अभी सर ने बोला कि 14 घंटे में हुआ, उसमें मैं नहीं जाऊंगा कि SIR आया कि नहीं आया। SIR कोई जरूरी नहीं है किसी बच्चे को जमानत देने के लिए, कोई आवश्यक नहीं है SIR। SIR आपके निर्णय लेने के लिए सहायक हो सकता है, लेकिन जमानत देने का आधार नहीं हो सकता। लेकिन एक बहुत बड़ा पार्ट होता है कि SIR या SBR जो दोनों चीजें बन रही है, उसमें जो चीजें निकल के आ रही हैं उसके ऊपर हम कितना काम कर रहे हैं, ताकि हम बच्चे का रिहेबिलिटेशन के लिए जब हम काम करते हैं, बच्चे के पुनरुत्थान के लिए जब हम बात करते हैं, तो क्या हम उन चीजों को, वो जो बातें उस SIR या SBR में निकल के आई हैं, उसके लिए हम क्या एक्शन ले पा रहे हैं, और हम बच्चा ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच रहा है कि उसे जमानत की आवश्यकता पड़ रही है, उसे उस स्थिति में पहुंचने। आपकी आवाज बंद हो गई सर विपिन जी। विपिन जी मेरी आवाज आ रही है? जी विपिन जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा लगता है विपिन जी से संपर्क टूट गया है, तो हम अभी अपने अगले स्पीकर की तरफ चलते हैं। जब विपिन जी से संपर्क होगा तो उनको फिर से जोड़ेंगे। माफी चाहता हूँ सर, शायद कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ बीच में आपकी आवाज चली गई थी। सॉरी, बिल्कुल क्षमा चाहता हूँ। तो मैं बात कर रहा था, और जहां तक कि एक बहुत बड़ा विषय है सर नशा, जो नशा आज की डेट में बहुत बड़ा विषय है। इस पे एक अभी मुहिम भी चल रही है, एक युद्ध नशे के विरुद्ध, जिसके लिए एक बहुत अच्छा ज्वाइंट एक्शन प्लान बना हुआ है। अगर आप लोगों ने देखा होगा तो सेक्शन JJ एक्ट का सेक्शन 77 और 78 का यूज किस तरीके से होना चाहिए, ताकि बच्चे को कोई लिकर सर्व कर रहा है तो उसके पहले उसके दिमाग में आना चाहिए कि नहीं, बच्चे को ये चीज मुझे सर्व नहीं करनी।
कहीं ना कहीं बहुत बड़ा ये है कि बच्चों को लिकर सर्व किया जा रहा है। तो सेक्शन 77 और सेक्शन 78 का बहुत अच्छे से उपयोग होना चाहिए, उसको इन्फोर्स किया जाना चाहिए ताकि उसका यूज हो सके एफआईआर दर्ज करने पे, और ज्वाइंट एक्शन प्लान का यूज हो सके। मैं बहुत ज्यादा तो अब इस पे नहीं बोलूंगा। और जहां तक अमेंडमेंट की बात है, हाँ, एक उम्र एक बहुत बड़ा मैटर है। जो बात आ रही थी कि क्या 16 साल किया जा सकता है, तो मैं तो नहीं कहता कि हाँ 16 साल कर देना चाहिए, क्योंकि एक यूएनसीआरसी की जो है उसके हिसाब से हमारे यहाँ 18 वर्ष है, तो ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो सकता है। लेकिन 18 वर्ष के पहले बच्चे को अपने हद में रखने के लिए हमको जो प्रयास कर सकते हैं, और उसके रिहेबिलिटेशन के लिए जो हम प्रयास कर सकते हैं, उस पर हमको विशेष ध्यान देना चाहिए। और बताइए। धन्यवाद विपिन जी। तो फाइनली हम चलते हैं वहां जहां का ये मामला है, महाराष्ट्र की तरफ से अलका जी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ। अलका जी, आप सुन पा रही हैं मेरी बात? जी, अलका भुगल जी हैं, जेजेबी मेंबर है वर्धा महाराष्ट्र से, और इन सारी गतिविधियों में आपने काफी मदद किया है सुबह से, तो आपसे हम चाहेंगे कि इस पर अपनी बात रखें। अलका जी। हाँ सर, नमस्ते सर। आपका आभारी हूँ मैं कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर बुलाया और मुझे बोलने का मौका दिया। सभी महानुभावों का मैं नमस्ते करती हूँ और मेरी बात रखती हूँ। अभी सभी को आपने सुना है सर, एक ही बात उसमें से निकल रही है कि पेरेंट्स, शिक्षा और शासन। मैं भी इसी मुद्दे पर फोकस करना चाहूंगी, क्योंकि पहला तो ये था कि पेरेंट्स, और दूसरा शिक्षा, और तीसरा शासन। पेरेंट्स, जब बच्चे छोटे रहते हैं, अपन जिस उम्र में बच्चों को जो नहीं मिलना चाहिए वो उसके हाथ में लग रहा है, जैसे कि मोबाइल। मोबाइल अपना बच्चे जब खाना नहीं खाते तब पेरेंट्स उसको मोबाइल सामने रख के उसको खाना खिलाते, तब से ये शुरुआत हो जाती है बच्चों को बाहर की आदत पड़ जाती है सर। अपन देख रहे हैं पेरेंट्स सब काम करते, माँ बाप उनको उनके पास टाइम नहीं है, वो सब अपने काम में बिजी है, बच्चों को टाइम नहीं दे रहे। वो तो बात है कुटुंब की प्रताड़ना, कुटुंब से प्रताड़ना हो रही बच्चों की। और दूसरा बात रही शिक्षा की। बच्चे स्कूल जा रहे, किताबें पढ़ रहे सर, बड़े बड़े किताब पढ़ रहे और परसेंटेज के पीछे माँ बाप भाग रहे, लेकिन उसको जो नॉलेज मिलना चाहिए, बेसिक नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज जो मिलना चाहिए, वो बच्चों को नहीं मिल रहा है। बच्चे भी पजल है, यानी सच क्या झूठ क्या उसका फर्क बच्चों को भी समझ में नहीं आ रहा है। अपना कॉलेज, स्कूल रहो या कुछ भी रहो, वो स्कूल वाले पेरेंट्स की मीटिंग लेते क्या? महीने में एक मीटिंग, मंथली मीटिंग रखना चाहिए, बच्चों को सामने रख के उसको तुम्हारा बच्चा क्या कर रहा है, बच्चों को क्या पढ़ाना चाहिए, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए, ये सब बातें स्कूल वालों ने पेरेंट्स को बताना चाहिए, मंथली मीटिंग लेनी चाहिए। और दूसरा रही शासन की बात। जब ये हम लोग देख रहे सर, जेजेबी में आए दिन सब क्रिमिनल बढ़ रहा है, ड्रग्स, शराब और चोरी टपाटे, सब क्रिमिनल बच्चे बहुत आ रहे हैं, दिन भर दिन ये बच्चे बहुत आ रहे हैं सर। मुझे लगता है कि ये जो ड्रग्स शराब बेच रहे हैं, आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों इस पे निगाह नहीं रखती है सर गवर्नमेंट? और जब बच्चा पब में जाता है, कभी पीने जाता है, हमारे पास बहुत ऐसे केसेस आ रहे हैं सर, ड्रग्स के और शराब के नशे के। लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही अभी तक कि इनके हाथ में ऐसे पड़ता क्यों है नशा या शराब, कुछ भी जो कहीं कुछ लेते हैं, उनको एज वेरीफाई क्यों नहीं होती? और ये आ कहाँ से रहा है? पुणे की बात है सर, 3-4 महीने के पहले, और जो लड़कियां थी, अल्पवयीन लड़कियां थी, वो किले के पास गिरी हुई देखी है सर। तब कुछ सोशल वर्क ने उनको उठाया और लेके आए। 16-17 साल की लड़कियां अब घर से बाहर रहती है और माँ बाप को पता नहीं, रात भर वो पड़े रहती है, और उनको ड्रग्स मिला कहाँ से सर? शासन क्यों, गवर्नमेंट ऐसे जवाबदार नहीं है क्या? ड्रग्स के लिए तो 77-78 एक्सरसाइज करने की आवश्यकता वास्तव में है, बहुत हाँ। ज्यादा काम इस पर नहीं हो रहा। थोड़ा इस एक्ट में जुवेनाइल से संबंधित कुछ बात करना आप रखेंगे? हाँ, तो वही बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स को सतर्क रहना चाहिए सर। पेरेंट्स और जो अपना शिक्षा दे रहे, शिक्षा में ऐसे प्रावधान रखना चाहिए कि बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है क्या है, क्या सच क्या झूठ का फर्क नहीं समझ रहा है, क्योंकि उनके सामने पूरा मीडिया, सोशल नेटवर्क जो दिख रहा है ना, उसके ऊपर बच्चे जा रहे हैं सर। उनको प्रॉपरली गाइडेंस नहीं मिल रहा है। मेरा यही कहना है कि बच्चों को अवेयरनेस होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है जो ड्रग्स के ऊपर पाबंद रखना चाहिए। और अपने यहाँ क्या होता है सर, भारत में भी,
कि जब तक कोई अपन मरने का इंतजार नहीं करते तब तक ये अपने अमेंडमेंट आती नहीं अपनी इधर। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होने की अपन राह क्यों देखते हैं, उसके पहले अपन क्यों अवेयरनेस का प्रोग्राम कुछ ये रखते क्यों नहीं, बच्चे के लिए तो ये रखना जरूरी है। यही बात पे मेरा फोकस रहेगा सर। जी जी धन्यवाद। हम हरियाणा की तरफ चलते हैं। हरियाणा से हमारे साथ अमरदीप सर जुड़े हुए हैं, जेजेबी के मेंबर हैं फरीदाबाद में। अमरदीप जी अपनी बात रखें। सर नमस्कार सभी को। मेरी आवाज सभी को आ रही हो, कृपया एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। आ रही है बिल्कुल। नहीं आएगी तो मैं टोक दूंगा जी। खैर मेरा ना सभी से एक बार एक निवेदन है कि देखिए जो भी कोई कानून बनता है वो समाज में कुछ ना कुछ ठीक करने के लिए बनता है। अब वो रिवेंज वाला लॉ तो बनता नहीं है कि भी मान लीजिए अगर आंख फोड़ दी तो आंख के बदले आंख फोड़ दी जाए, या मान लो किसी से मोटरसाइकिल से कोई चढ़ गया या व्हीकल से कोई चढ़ गया, मर गया कोई, तो बदले में उसके ऊपर व्हीकल चढ़ा दिया जाए, ऐसा संभव तो नहीं है। और मैं हरियाणा का हूँ, मैंने देखा है अक्सर जब भी कोई घटना हो जाती है और जो समाज के दायरे में आती है तो समाज एक पंचायत करता है और पंचायत में कहा जाता है भाई देखो ये एक पर्टिकुलर अमाउंट है, एक पर्टिकुलर जुर्माना लगता है, इससे आपकी पूर्ति होती हो तो ठीक, नहीं होती हो तो ठीक, ये जिम्मेदार रहेगा। अब देखिए लगभग इतना बड़ा देश है हमारा, 130 से भी ऊपर आबादी हो रही है, किसी एक आध छोटे मोटे केस में या कि किसी एक बड़े केस में भी सही, एक आध जगह मान लीजिए ठीक तरीके से किन्हीं कारणों से इम्प्लीमेंट ना हो पाया हो तो साहब जिम्मेदार कारण और भी बहुत हो सकते हैं। साहब बच्चे ने नशा लिया, बार वाले ने दिया, बच्चे ने गाड़ी ली, उसके पिता ने दी, एक्सीडेंट बच्चे ने किया, और माफ कीजिएगा कटघरे में जेजे एक्ट और जेजे बोर्ड खड़ा है, तो ये तो कोई बात नहीं हुई। भाई देखिए हम सभी इंक्लूडिंग आई माई सेल्फ और हम सभी बच्चे के सुधार के लिए हैं। बच्चे का जेजे एक्ट ये भी कहता है कि सबसे बेहतरीन जो सुधार हो सकता है वो माँ बाप के पास हो सकता है। अब जेजे बोर्ड में मान लीजिए अगर माँ बाप को उसकी कस्टडी दे दी, या हम कस्टडी ही कहेंगे उसको, क्यों हमारे यहाँ बेल जैसे और जेल जैसे शब्दों का तो कुछ नहीं है, और अगर हम जेल को मान भी ले तो कानून में लिखा हुआ है कि बेल इज रूल और जेल के लिए तो एक्सेप्शन वाला वर्ड यूज है, एक्सेप्शन। ये सब मानते हुए, और दूसरी बात ये है कि एक और हमारे एक और स्पीकर थे, वो कहते थे एज को कम किया जाए। एज को मेरा ये मानना है कि बच्ची की एज को और अभी बढ़ाया जाए, शायद पेटी ऑफेंस में। कॉन्ट्राडिक्ट ना करें, अपनी बात रखें अमरदीप जी जी जी, केवल अपनी बात कहूंगा कि मान लीजिए कॉलेज में पढ़ते हुए आपसे कोई गलती हो गई और उस गलती के लिए आप जब तक भुगत रहे हैं सजा, जब तक कि आप बाल बच्चे वाले हो गए, तो ये भी शायद ज्यादती है। दूसरी बात ये है कि आप कितना भी और कठिन कानून ले आइए, इतिहास में पढ़िए आप, मौर्य काल में हाथ पैर काट देने की सजा थी, लेकिन जो उस समय का चीनी यात्री आया था वो कहता है कि फिर भी अपराध कई बार कम नहीं होते थे। ऐसा मुगल काल के अंतिम समय में अपराध की सजा बहुत ज्यादा थी, लेकिन फिर भी अपराध कम नहीं होते। अपराध का और सजा का और अपराध का और सजा के छोड़ने का मुझे लगता है आपस में कोई बहुत ज्यादा तालमेल नहीं है। बच्चे को सुधारने की जितनी जिम्मेदारी जेजे एक्ट और उससे जुड़े हुए लोगों की है, उतनी ही जिम्मेदारी उसके माँ बाप की भी है। एक बार साल में 6 महीने में जैसा जहां संभव हो, ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ चिन्हित ही सही, माता पिता के साथ भी हमें गेट टुगेदर कर लेना चाहिए, उनको कुछ जानकारी देनी चाहिए जेजे एक्ट की, और बच्चे के कर्तव्य बताने चाहिए। साहब बड़ा अच्छा लगता है कि जब मुझे पता चलेगा कि मैं बच्चा हूं और मुझे तो तुरंत जमानत मिल जाएगी। इस अधिकार को बताएं, अच्छी बात है, मना नहीं कर रहा, लेकिन उसके कर्तव्य भी बताएं कि भाई मैं बच्चा हूं और मेरे कर्तव्य क्या है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कर्तव्यों को बताने की जो कमी हो रही है वो इस तरह के अपराधों को बढ़ा रही है या गलतियों को बढ़ा रही है। धन्यवाद। धन्यवाद अमरदीप जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे साथ कविता भंडारी जी जुड़ी हुई हैं, लीगल एक्सपर्ट हैं, हमारे वेबिनार में अक्सर आती रहती हैं। पॉक्सो पॉस कारा की साइट को लेकर के कई बार उससे बातचीत हुई। कविता जी आपका कुछ इनपुट है इसके ऊपर तो आप रखना चाहेंगी? कविता भंडारी जी। थैंक यू सो मच डॉक्टर चौबे। सभी को नमस्ते। आवाज आ रही है? जी। देखिए जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में तो मेरा कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन जेजे एक्ट को जब मैंने पढ़ा था तो ये सेक्शन 12
मुझे काफी फैसिनेटिंग और यूनिक लगा। तो सेक्शन 12 पर आज हमारी चर्चा है, तो मैं अपनी बात सिर्फ सेक्शन 12 के बारे में ही रखूंगी। इस सेक्शन को अगर हम देखें तो जो सबसे पहली यूनिक बात इसमें है वो है कि ये एक नॉन ऑब्स्टेंटिक क्लॉज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट प्रोविजन है। तो यहाँ सीआरपीसी या किसी और लॉ में क्या कहा गया है वो मैटर नहीं करता है। दूसरा, अगर हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसमें जो सब सेक्शन 1 है उसमें 2 पार्ट्स हैं। तो पहले पार्ट में ये कहा गया है कि इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द ऑफेंस बेल शैल बी ग्रांटेड। तो यहाँ पर बेल देने की बात की गई है, लेकिन इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें एक्सेप्शंस दे रखे हैं, जैसा कि डॉक्टर चौबे ने 3 एक्सेप्शंस बताए। अब ये जो एक्सेप्शंस हैं इनमें भी मैंडेटरी एप्लीकेशन का प्रोविजन है। मेरा कहने का मतलब ये है, आप फर्स्ट पार्ट अगर पढ़ेंगे तो लैंग्वेज में शैल वर्ड का यूज हुआ है, और जो प्रोवाइजो वाला पार्ट है, जो एक्सेप्शंस वाला पार्ट है, उसमें भी शैल वर्ड का यूज हुआ है। तो दोनों के साथ मैंडेटरी एप्लीकेशन को लगाया गया है। लेकिन लॉ में हमें ये सिखाया जाता है कि जब हम एक्सेप्शंस को इंटरप्रीट करते हैं तो वहां स्ट्रिक्ट इंटरप्रिटेशन होता है। तो जब जेजेबी के सामने कोई केस आता है और वहां अगर ये जो 3 सिचुएशंस दिखाई देती हैं, तो वहां जेजेबी को ये देखना चाहिए कि सफिशिएंट मटेरियल हो। सफिशिएंट मटेरियल में यहाँ हम एसआईआर या एसबीआर या जो भी डॉक्यूमेंट सामने रखे गए हैं उन्हें देख सकते हैं, और उनके बेसिस पर अगर जेजेबी को लगता है कि इन 3 सिचुएशंस में कोई भी एक सिचुएशन वहां एग्जिस्ट करती है तो जेजेबी को बेल नहीं देनी है। तो यहाँ पर जो कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं वो है, एक तो रीजनेबल ग्राउंड्स फॉर बिलीविंग, और इसमें जो थर्ड एक्सेप्शन है उसमें है एंड्स ऑफ जस्टिस। तो एंड्स ऑफ जस्टिस की जब हम बात करते हैं तो यहाँ जनरली जो इंटरप्रिटेशन किया जाता है, और मैंने एक दिल्ली हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है कुछ सालों पहले का है, और ये आपको डीसीपीसीआर की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, साइटेशन अभी मेरे पास नहीं अवेलेबल है, पर उसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा था कि यहाँ हम एंड्स ऑफ जस्टिस को बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट के संदर्भ में लेंगे। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर अपना अलग व्यू दिया है, और उन्होंने ये कहा है कि एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब सिर्फ बच्चे का बेस्ट इंटरेस्ट देखना नहीं है, एंड्स ऑफ जस्टिस का मतलब होता है जस्टिस फॉर ऑल। और यही एक जनरल कॉन्सेप्ट लॉ में हमें सिखाया जाता है कि जब हम एंड्स ऑफ जस्टिस की बात करते हैं तो हम एक ओवरऑल न्याय की बात करते हैं। तो इसमें जस्टिस फॉर द अक्यूज्ड, जस्टिस फॉर द विक्टिम एंड जस्टिस फॉर द सोसाइटी एट लार्ज, ये तीनों हमें देखने होंगे। तो यहाँ पर तीनों का ही हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जब भी जेजेबी के सामने इस तरह का केस आता है तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये थर्ड एक्सेप्शन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। किसी केस में अगर फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस इस तरीके के हैं कि वहां जेजेबी इस तरह का रीजन ऑर्डर दे सके कि यहाँ पर एंड्स ऑफ जस्टिस को ध्यान में रखते हुए बेल डिनाई की जा रही है, तो ऐसा किया जाना चाहिए। तो यहाँ मैं इनफैक्ट एक सवाल पूछना चाहूंगी जो भी जेजेबी मेंबर्स हैं उनसे, कि आप इसे कैसे इंटरप्रीट कर रहे हैं, और क्या इसमें सुप्रीम कोर्ट का कोई ऐसा डिसीजन है कि आपके पास ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये एक सेटलमेंट के साथ एस्टैब्लिश हो गया है। तो ये एक मेरा पॉइंट था। वैसे जस्टिस फॉर ऑल की जब हम बात करते हैं तो इसमें जस्टिस फॉर द जुवेनाइल चाइल्ड, यानी जो अक्यूज्ड है, उसके रिफॉर्मेशन की अगर हम बात करें तो कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को छोड़ देने से, उसकी इंडिविजुअल लिबर्टी उसे दे देने से या उसके साथ लीनियंसी का बर्ताव करने से उसका रिफॉर्मेशन नहीं होगा। तो कभी कभी बच्चे को इमीडिएटली बेल दे देना हो सकता है उसके अपने बेस्ट इंटरेस्ट के अगेंस्ट चला जाए। तो ये जेजेबी को देखना होगा कि किसी पर्टिकुलर केस में किस तरह के फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस हैं, और जो भी मटेरियल सामने है वो मटेरियल इनफ मटेरियल होना चाहिए। यानी यहाँ पर आप जो जेजेबी है वो किसी गेस या किसी सस्पिशन के ऊपर काम नहीं कर सकती है, वो गेस वर्क नहीं होगा, वो प्रॉपर एक डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आधारित किया हुआ उसका अपना एक डिसीजन होगा। तो इसमें अगर थोड़ा टाइम लग सकता है तो ये जेजेबी का अपना डिस्क्रिशन होना चाहिए। बहुत जल्दबाजी इन केसेस में नहीं होनी चाहिए कि जैसे ही केस सामने आया और बेल दे दी गई, वहां अगर लग रहा है कि बच्चे को
कुछ दिन सीसीआई में रखने की, उसकी काउंसलिंग करने की जरूरत है, तो ये डिस्क्रिप्शन जेजेबी का होना चाहिए। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो ये एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने एंड्स ऑफ जस्टिस को इंटरप्रीट किया है, वो आप सभी एक बार जरूर पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट आप चाहें तो उसकी कुछ लाइंस मेरे पास हैं, मैं पढ़कर सुना सकती हूँ आपको। कविता जी आप ये दोनों डिसीजन शेयर कर लीजिएगा, मैं हाँ खुद जी, हाँ जी। शेयर कर दूंगा। इस पर एक बार हम, हो सकता है अगले सप्ताह फिर हम इस पर बात करें। एक पॉइंट और मैं रखना चाहूंगी, वो है सेक्शन 74 का। हम सबने जैसे बात करी कि पूरी सोसाइटी का फेलियर है ये, तो यहाँ सबकी जिम्मेदारी तो है ही, साथ में जो मीडिया में रिपोर्टिंग हो रही है वो बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल तरीके से हो रही है। तो सेक्शन 74 जब ये कहता है कि बच्चे का नाम, बच्चे के पेरेंट्स का नाम, उसकी आइडेंटिटी आप रिवील नहीं कर सकते हैं, तो आप आज किसी भी चैनल को खोलकर देख लीजिए, हर चैनल पर बच्चे का नाम क्या, उसके पेरेंट्स, उसके ग्रैंडफादर, सबका नाम, सब कुछ रिवील किया जा रहा है। सो आई थिंक यहाँ पर जो मीडिया चैनल्स हैं, जो न्यूज चैनल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमें थोड़ा सा फिक्स करनी होगी और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए अगर वो सेक्शन 74 को वायलेट कर रहे हैं तो। थैंक यू कविता जी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी। इस पूरी घटनाक्रम का एक बहुत बड़ा दुखद पहलू ये भी है कि मीडिया ट्रायल स्टार्ट हो गया था दूसरे दिन से ही, जो नहीं होना चाहिए थे। आखिरी में मैं इस पे आने वाला था, आपने ये बात कर दिया। अब हम, जैसे आपने कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स की बात की, तो निपुण जुड़े हुए थे हमारे साथ, अभी शायद निपुण लेफ्ट कर गए हैं। निपुण से बातचीत करके हम इस पे को हो सकता है अगले सप्ताह फिर कंटिन्यू करें। इसी क्रम में हमारे साथ नवीन सर जुड़े हुए हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी प्रैक्टिस करते हैं, बहुत लंबा अनुभव रखते हैं, बच्चों को पढ़ाने का भी काम करते हैं, लॉ फील्ड के बच्चों को। तो उनसे हम इस पूरे कंक्लूडिंग, आज इस चर्चा को हम समरी को कंक्लूड करें। तो नवीन सर आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? आने वाले 5 मिनट में आप अपनी बात रखें, उसके बाद हम। धन्यवाद कृपाशंकर जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर धन्यवाद कृपाशंकर जी। मैं चलूंगा। नवीन सर ओवर टू यू। धन्यवाद कृपाशंकर जी। मुझे लगता है कि मेरी आवाज सभी के पास आ रही है। मैं कुछ कहना चाहता था पर कविता जी ने वो मेरी लाइनें शायद ले ली इंटरनेट पे जाके, मुझे लगता है। सबसे पहले तो मैं, कविता जी जो आपने बात कही एंड ऑफ जस्टिस की, उसी बारे में ना केवल इलाहाबाद हाई कोर्ट बल्कि जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट की भी एक रीसेंट जजमेंट थी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बारे में कहा था। और जो फ्रेज आपने कोट करे कि जस्टिस मीन्स नॉट द जस्टिस फॉर वन, जस्टिस मीन जस्टिस फॉर ऑल। और सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क करते हुए इस पे कहा था, मैं उसका साइटेशन भूल गया, कि जस्ट द पर्सन हु इज doing any act of crime, he should know that what is his responsibility towards the society. That was the statement made by the Honorable Supreme Court in context of the juvenile case में, एक रेप का केस था जिसके अंदर बेल को डिनाई कराया गया। सबसे पहले, जैसे कि आज का टॉपिक है, तो हम लोगों ने बहुत सारी बातें करी, पर कानून जो एक विषय है, कानून सिर्फ अपनी सीमाओं से बंधा होता है। और जब हम कानून की बात करते हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ऐसा होना चाहिए। जैसे मुझे याद आता है कि जब मैं पढ़ाने जाता हूं तो अक्सर ऑस्टीन का एक कोट मैं करता हूं कि लॉ इज द सॉवरीन, लॉ इज द सोसाइटी, लॉ इज द कमांड ऑफ सॉवरीन एंड वायलेशन ऑफ लॉ अट्रैक्ट द पनिशमेंट। तो अगर आप देखें जितने भी लॉ के ज्यूरिस्ट हुए हैं या हम जो लॉ पढ़ते हैं, अगर हम लॉ को पेरीफेरी की, तभी लॉ की बेटर इंप्लीमेंटेशन हो सकती है। जैसे कि मेरे प्रीवियस बहुत सारे स्पीकर्स ने कहा कि हमें पेरेंटल कंट्रोल करना चाहिए, सोसाइटी में चेंजेस होने चाहिए। ये जो होने चाहिए वाली बात है, लॉ उसे कैसे डिफाइन करेगा? अगर आप पेरेंटल कंट्रोल की बात करते हैं और हम अगर बैक फोर्स के अंदर जाएं, तो पेरेंटल कंट्रोल जो है वो तभी संभव हो पाएगा जब हम उसके अंदर डिटरेंट पैदा करें, क्योंकि लॉ एक डिटरेंट एस्पेक्ट पे काम करता है। दो, हमारी जो पनिशमेंट थ्योरी है वो रिफॉर्मेटिव थ्योरी के आसपास है। जैसे आदरणीय कृपाशंकर जी ने बेल की बात करी, अगर आप बेल की बात करें, जैसे कविता जी ने कहा कि जो पहला फ्रेज है उसके अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो वर्ड यूज हुआ है शैल। और जब हम शैल को इंटरप्रेट करते हैं तो मैंडेटरी एस्पेक्ट देता है किसी भी लीगल प्रोविजन में। तो जैसे कृपाशंकर जी ने कहा कि हमें क्या चेंजेस सरकार को देने चाहिए, तो मेरा पहला ये है, जो सेक्शन 12 है जेजेबी एक्ट का, उसके अंदर जो वर्ड शैल है उसको अमेंड करके इसके अंदर वर्ड में यूज करना चाहिए।
क्योंकि ये मैटर ऑफ राइट की तरफ नहीं जाएगा। अगर आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या वेरियस हाई कोर्ट के जजमेंट देखें या निर्भया केस के बाद अगर आप देखें, जो रिडक्शन ऑफ एज की बात हुई थी वो शायद इसीलिए हुई थी कि आप जो है वो मैंडेटरी एस्पेक्ट को ना देखकर सर्कमस्टेंशियल एस्पेक्ट को देखें, पहली बात। और दूसरी बात जो निर्भया केस के बाद हुई थी उसके अंदर सोसाइटी के अंदर लार्जर चेंजेस भी ये हुआ। जैसे कि मैं एनसीआरबी का भी डाटा पढ़ रहा था और द हिंदू का भी एक आर्टिकल था, उसके अंदर ये कहा था कि निर्भया केस के बाद जो जुवेनाइल के जो केसेस हुए उसके अंदर रैम्पेंट जो है बढ़ोतरी हुई। इसका मतलब ये था जो सोसाइटी थी, जो क्रिमिनल सोसाइटी थी बेसिकली, जिसे हम अबेटमेंट के अंदर डिफाइन करते हैं, उन्होंने बच्चों को एज ए टूल यूज करा कि बच्चे अगर क्राइम करेंगे तो 3 साल तक का जो ब्रैकेट है उसी का फॉल करेंगे और वो चले जाएंगे। इसीलिए अगर आपने देखा जो गुड़गांव का रेयन स्कूल का जो केस हुआ उसके अंदर हमारे बीच में जो चर्चा हुई, इसके अंदर एक रिडक्शन की बात करी, 16 साल की बात करी, पहली बात। दूसरी बात मैंने ये कहा, जैसे सारी लोगों ने ये बात कहा कि जो पेरेंट है उनको भी इसके अंदर रिस्पॉन्सिबल बनाना चाहिए, पर ये चाहिए शब्द तभी यूज हो पाएगा जब लॉ आपको उस बात के लिए बाइंड करता हो। अब लॉ कैसे बाइंड करेगा, तो उसके लिए भी हमारे पास लॉ के अंदर एक प्रिंसिपल है जिसे हम विकेरियस लाइबिलिटी की तरह यूज करते हैं। तो विकेरियस लाइबिलिटी का अगर हम प्रिंसिपल इसके अंदर भी यूज करेंगे, मुझे लगता है अपने सजेशंस में, कि अगर कोई बच्चा कोई ऑफेंस करता है और उस ऑफेंस की कैटेगरी को हम डिफाइन करते हैं जो हीनियस क्राइम्स हैं, जैसे दिल्ली के अंदर हीनियस क्राइम डबल हुए 2022 में जो एनसीआरबी का डाटा है, तो उस वाले हीनियस क्राइम के अगर आसपास हम देखें तो उसके अंदर जो पेरेंट की विकेरियस लाइबिलिटी है उस विकेरियस लाइबिलिटी का भी पोर्शन जेजेबी एक्ट के अंदर आना चाहिए। ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट एक और है, जैसे अभी लोगों ने मेरे कविता जी से पहले भी शायद किसी ने कहा था, शायद तिवारी जी ने कहा था, मुझे लगता है कि जब आप जेजेबी की बात करते हैं या सीडब्ल्यूसी की बात करते हैं, हो सकता है कि मेरे वर्ड हार्श हों, पर ये हार्श रियलिटी है कि उसके ऊपर भी उनके जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर एक पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं नजर आता है। तो मुझे लगता है जो उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस है उसको भी जो है इस प्रोसेस से, इस इन्फ्लुएंस से दूर करने के लिए कुछ ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए, जैसे उनके एग्जाम हो या कुछ और हो या फिक्स क्राइटेरिया हो कुछ, जिसके बेसिस पे जो वो इन्फ्लुएंस होता है। जैसे इस केस में भी शायद ये चर्चा चली थी तो वो ना हो पाए। और चौथी बात जो है, जैसे मैंने कहा कि सजेशन के उसमें है, अगर आप देखें जो एक मैंने पिछली अपनी चर्चाओं में भी कहा कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है किसी भी बच्चे के प्रति या बच्चे द्वारा किए जा रहे अपराध में, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है उसका यूनिफिकेशन ऑफ एज नहीं है। तो यूनिफिकेशन ऑफ एज अगर नहीं होगा, जैसे आप जेजेबी की बात करें तो उसमें एज ही डिफाइन नहीं है, आप लेबर की बात करें उसके अंदर कुछ और कहता है, आप आईपीसी की बात करें 7 साल 12 साल 15 साल की बात है। तो अगर आपको क्राइम को कंट्रोल करना है तो सबसे पहला जो है कि आप यूनिफिकेशन करें एज के ऊपर और अक्रॉस द लॉ जो है उसको सबको लेके है। और एक बड़ी बात मुझे ये लगता है कि जो हमने एज का क्राइटेरिया 18 साल रखा है, कुछ 18 साल को नीचे लाकर, जैसे कि शायद कई एक्सपर्ट ने बोला भी था, उसको नीचे लाकर 16 साल या उससे नीचे लाना चाहिए। मुझे लगता है 16 साल ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि वो जो मेंटल परिपक्वता है उस समय तक, क्योंकि आप मॉडर्नाइजेशन है, आधुनिकता है, सोशल और बायोलॉजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं बच्चों के अंदर, तो उसके हिसाब से जो बच्चों की, जैसे हम क्राइम में कहते हैं मेंस रिया और एक्टर्स रिया, और इंटेंशन और विल जो है स्ट्रांग होती है, वो विल जो है उनके उसमें कहीं ना कहीं आ जाती है। और एक और बात जो इस लास्ट पॉइंट में रह गई, जैसे आज का जो टॉपिक है वो मोटर व्हीकल एक्ट है, तो मुझे लगता है कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर भी ये प्रोविजन मैंडेटरी रूप से भी होना चाहिए कि पर फैमिली पर व्हीकल का जो कॉन्सेप्ट है, जो हिंदुस्तान में बात भी चली थी, उसको भी इसके अंदर लाना चाहिए मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर, कि एक फैमिली में इससे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं होंगे, क्योंकि जब ज्यादा गाड़ियां होंगी तो आप उसे यूटिलाइज भी ज्यादा करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद नवीन सर, आपने बहुत अच्छी समरी रखी आखिरी में आते आते, और
इसके लिए जो आपने बातें करी, व्हीकल एक्ट में चेंजेस होने चाहिए, हम सारे सजेशंस नोट किए हैं, भेजेंगे इसको आगे चल के। हमारे साथ हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं, कार्य किया आपने, मध्य प्रदेश SCPCR के चेयरमैन भी रहे हैं, तो आपने सारी चर्चा सुनी है। इस चर्चा में आगे बढ़े, आपका क्लोजिंग रिमार्क लें। इसके पहले हम इन पंक्तियों के साथ आप सभी का धन्यवाद और स्वागत करना चाहता हूं कि पांव पत्थर करके छोड़ेगी अगर रुक जाएंगे, चलते रहिए जमी भी हम सफर हो जाएगी, रास्ता जुगनुओं का साथ लेकर रात रोशन कीजिए, रास्ता सूरज का देखा तो शहर हो जाएगी। तो चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा के नेतृत्व में जुगनुओं का साथ लेकर, आप सभी का साथ लेकर के इस रात को रोशन करने का प्रयास कर रहा है, और उम्मीद है कि आप सब लोग जो जुड़े, आपने जो समय दिया, ये आपको पसंद आई होगी। ओवर टू यू है सर, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा जी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। मैं आज के ग्रेट डिस्कशन और ग्रेट पैनल को बहुत बहुत सैल्यूट करता हूं। मुझे लगता है आज की ये चर्चा है और जिस सब्जेक्ट पर एक चर्चा हो रही है जो रिलेवेंट भी है और तुरंत ताज़ा ताज़ा भी है। सामान्यतः समाज का स्वभाव होता है कि जब कोई घटना होती है तो बहुत उसके ऊपर हाइपर होते हैं और धीमे धीमे फिर वो चीज़ें उसके अपने व्यवहार में आ जाती हैं। जैसे मैं भी किसी एक्सपर्ट को सुन रहा था तो उसमें उन्होंने सुनते हुए मुझे थोड़ा सा लग रहा था कि कुछ चीज़ें गलतियां हो जाती हैं, ऐसा इस तरह के कुछ शब्दों का उपयोग हो रहा है। तो मुझे घटना ध्यान में आती है कि सामान्यतः जो घटना जिसके साथ होती है, अगर किसी का एक बच्चा और उसके साथ वो घटना हो जाती है, उसकी तो दुनिया खत्म हो जाती है, और जिसकी दुनिया खत्म हो जाती है उसको पूरी दुनिया से उतना मतलब नहीं रहता जिसमें अपनी दुनिया से था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अगर एक बच्चे को लेकर के, एक परिवार को लेकर के अगर कोई समस्या है तो वो सोसाइटी की समस्या यह मान करके ही हमें विचार करना पड़ेगा। आज के इस डिस्कशन में आदरणीय अरविंद खुरानिया साहब, KD मिश्रा जी, सुष्मिता सेन जी, जो अलग अलग राज्यों से, नवीन सर ने जो आज कंक्लूडिंग रिमार्क दिया है हम सबके लिए, चतुर्वेदी साहब झारखंड से, अलका जी, विपिन जी, तिवारी जी, शालिनी जी, बिमला जी, चंद्रशेखर जी, मैं सबको देख रहा था कि लग रहा था कि मिनी भारत यहाँ बैठा हुआ है। और वास्तव में किसी विषय पर अगर मिनी भारत कोई चर्चा करता है तो वो चर्चा सार्थक और सफल परिणामों की तरफ जाती है। मुझे लगता है आज का डिस्कशन समाज को एक दिशा देगा, और समाज को दिशा देने के साथ साथ में हमारे उन सारी चीजों का हमने रिवीजन किया है जो हम पुराने समय में देखें तो आज से सामाजिक व्यवस्था में 100, 200, 500, 1000 साल पहले भी जिन टूल का हम उपयोग करते थे, आज भी करते हैं या आगे भविष्य में करेंगे, इन सारे टूल पर चर्चा हुई है। अगर मैं कहूं, हमारे यहाँ पुराने समय में कहा जाता न राजा न राज्यम, न राज्यम न चा राजासीत, न दंडो न चा दंडिका, स्वमेव प्रजा सर्वा रक्षति स्वमेव परस्परा। जो हमारे यहाँ यह व्यवस्था थी, जब दंड देने की प्रथा नहीं थी, राजा नहीं था, तब भी समाज में एक स्वयं की एक प्रक्रिया चलती थी जिसके आधार पर अच्छा बुरा, सही गलत निर्णय, दंड, उसके सारे प्रावधान हुआ करते थे। तो ये समाज मूलतः इस स्वभाव की तरफ जाने की आवश्यकता है, या मूल स्वभाव समाज का यह है। लेकिन समय काल परिस्थितियां बदलती गईं, और जो बदलती हुई परिस्थितियों में हमने कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया है और उसके कुछ हमें परिणाम और दुष्परिणाम दोनों हमारे सामने आए हैं। जैसे मैं कहूं कि अगर जिन बच्चों की हम बात कर रहे हैं वो टोटल आबादी के 41% होते हैं। अब 41% बच्चों के लिए हम कितना समय, कितनी एनर्जी हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, हमारी सरकार उस पर चिंतन और मंथन में लगाती है, यह भी सोचने की आवश्यकता है। और वो एक ऐसा वर्ग है जो अपना भला बुरा नहीं जानता। उसको कई बार तो यह मालूम नहीं होता मैं जो काम में जो गलती करने जा रहा हूं उसका परिणाम किस सोसाइटी पर, उस पर कितना भयावह होने वाला है। और दूसरा इसका एक पूरे डिस्कशन में विषय आया है, वो ये आया है कि कई बार या अब बड़ी संख्या में इनको टूल के रूप में उपयोग किया जाने लगा है। लोगों को लगता है सजा के प्रावधान कम है, वो भी भला बुरा नहीं समझता है, उम्र इस तरह की है इसलिए इसको टूल के रूप में उपयोग किया जाता है। तो वास्तव में उम्र के अनुसार, समय के अनुसार, कानून, सजा, उम्र के प्रावधानों में विचार करने की आवश्यकता है। और ये सारे के सारे निर्णय, सारी की सारी व्यवस्थाएं परिस्थिति जन्य होंगी। यह केवल आज चर्चा हो रही ऐसा नहीं है। अगर पुराने समय में हम देखें, बृहस्पति से लेके याज्ञवल्क्य, कांट और अरस्तू के भी अगर हम जो उन्होंने कानून के बारे में कहा गया है उनको भी अध्ययन करते हैं तो इन्हीं सारी बातों को इंगित करते हैं। और कानून की एक बहुत अच्छी डेफिनेशन तो हम सुनते ही हमेशा, जस्टिस डिले जस्टिस डिनाई।
तो हमें ये सारी चीजें समझना पड़ेंगी। कानून के बड़े बड़े जानकारों ने जो कानून के बारे में टिप्पणियां की हैं वो भी एक बहुत ही विशेष होती हैं। मैं कई बार सुनता हूँ या मैंने कुछ पुरानी कहावतों में या किसी के सुनते हैं, किसी ने बोला कि कानून एक ऐसा मक्कड़ जाल है जिसमें छोटे छोटे कीट पतंगे तो फंस के मर जाते हैं, बड़े बड़े टिड्डे तोड़कर निकल जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिनको समय के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है। और मुझे लगता है आज का हमारा जो वेबिनार है वह यही विचार श्रृंखला में एक बहुत बड़े पायदान के रूप में होगा और आने वाले समय में हमारा आज के वेबिनार से चर्चा जो डिस्कशन जो जिस्ट निकलेगा वो उचित जगह पर पहुंचाने का प्रयास भी करेंगे। और पहुंचाने के साथ साथ हम जो व्यक्ति जिस व्यवस्था में बैठा है वो वहां बैठ करके जिस व्यवस्था में खड़ा है, जहां उसके अपना होल्ड है, वहां इस पर काम करना चाहिए, यह भी आवश्यकता है। एक बहुत अच्छा एक विषय भी निकला है इसमें से कि अगर कोई बच्चों की ड्राइविंग के विषय में आया कि अगर उसका लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है तो अथॉरिटी को पता नहीं होता है। और वैसे तो बच्चों का लाइसेंस बनता नहीं उस उम्र तक, लेकिन अगर नहीं बनेगा इस तरह की चीजें, तो मुझे लगता है जैसे अगर कोई पॉक्सो का केस होता है, इसमें 24 घंटे के अंदर में हमको पुलिस को सूचना देना पड़ती है, CWC को सूचना देना पड़ती है पुलिस को। ऐसा ही कोई प्रावधान होना चाहिए कि इस तरह की अगर कोई डिसीजन हुए हैं, किस तरह की घटनाएं हुई हैं, तो संबंधित विभागों को एक टाइम लिमिट के अंदर सूचना जाना चाहिए। इस पर भी स्थानीय सरकारों को भी और केंद्र सरकार को भी हम लोग इस पर प्रयास करके कुछ ना कुछ अपने नोट और ये भेजेंगे। मैं आज के इस वेबिनार में पधारे हुए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय नवीन जी और जो लोग बीच बीच में कविता भंडारी जी को हम देखते हैं हमारे इस वेबिनार में मार्गदर्शन के लिए हमेशा आती रहती हैं। मैं ऐसे सभी पैनलिस्ट को, एक रिच पैनलिस्ट को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं कृपाशंकर जी को देता हूं कि जिन्होंने श्रृंखला को इतना अच्छी तरह से चला रहे हैं। मुझे लगता है दुनिया के अंदर सबसे लंबा चलने वाले वेबिनार और वेबिनार में विशेष रूप से उनके लिए वेबिनार कि जिनके लिए आवश्यकता है, जो सरकारों से भी अछूते रह जाते हैं, समाज भी उन पर ध्यान नहीं देता है। तो इस तरह के वर्ग के लिए जो कृपाशंकर जी ने मुहिम चलाई है, कृपाशंकर जी इसके लिए बहुत बहुत आपके लिए बधाई और धन्यवाद। इस मुहिम को आगे चलाते रहें। आप सभी का आभार और इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए कृपाशंकर जी आपको और आगे ही कार्यवाही शुरू कीजिए। जी धन्यवाद भाई साहब। चूंकि ऑलरेडी हम लगभग 1.25 घंटे चर्चा कर चुके हैं, 1 घंटे के में 1 या 2 प्रश्न हम लेंगे। ओंकार जी ने हैंड रेज किया, अपनी बात रखें। 1 या 2 प्रश्न हम लेंगे आज बस। ओंकार नाथ जी अपनी बात रखें। कृपाशंकर जी मेरा कोई प्रश्न नहीं है। बस मैं 2-3 बातें जल्दी से आपको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा, क्योंकि पैनल में बैठे हुए तमाम सारे विद्वानों ने इस बात का उल्लेख किया है। वो ये है कि परिवार आधारित बालकों का देखरेख और संरक्षण, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात आई है कि जागरूकता पैदा की जानी चाहिए, माध्यम चाहे जो भी हो। तीसरी बात आयु के संदर्भ में आई है। मैं मुख्य रूप से 2-3 बातों पर ही बात करूं, कानून की पंक्तियों पर जाने का प्रयास मेरा बिल्कुल नहीं है। पहली बात यहाँ पर यह है कि परिवार नाम की इकाई अगर आपके पास अस्तित्व में है, जैसा परिवार की अपेक्षा की जाती है, तो आप विचार कर लें। बच्चों के साथ जिस प्रकार का इमोशनल एब्यूज हो रहा है परिवार के भीतर, उसके तमाम सारे कारण हैं, उसका उल्लेख मैं नहीं करना चाहूंगा क्योंकि समय नहीं हमारे पास है। आप खुद महसूस करें कि आपने अपने बच्चे के साथ कितना इमोशनल एब्यूज किया है। उसका पैमाना अगर मैं आपके सामने रखूंगा तो आप के पांव के नीचे की धरती खिसक जाएगी। बच्चे परिवार में ही इमोशनली एब्यूज्ड हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है और आप खुद महसूस कर लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2 कि जब जिस प्रकार के समाज का आयाम बन रहा है, आप विरोधाभास नहीं चलेगा। आप बिल्कुल ईमानदारी की बात करिए ना। आप एक तरफ बात करेंगे लड़के बहुत एडवांस हो चुके हैं, उनकी मेधा शक्ति बहुत अच्छी हो चुकी है, वो काफी आगे जा चुके हैं, तो भाई क्यों आप एज को आगे नहीं बढ़ाने की कोशिश करें, क्यों आगे बढ़ाने का तर्क दे रहे हो आप? अगर आपका लड़का 12 वर्ष की उम्र में परिपक्व हो चुका है, आपसे अधिक समझदार हो चुका है, तो घटाओ ना एज को, क्या दिक्कत है? तो दोनों नहीं चलेगा। ये बहुत खराब आर्गुमेंट है कि लड़के बहुत उनका IQ लेवल बहुत ऊंचा हो चुका है, बहुत परिपक्व हो चुके हैं, तो आप नीचे आइए। नंबर 2। नंबर 3, जागरूकता के मामले में एक्ट साफ साफ कहता है, और तमाम सारी संस्थाएं जो बैठी हुई हैं, NCPCR से लेकर के JJ बोर्ड हो, CWC हो, SJPU हो, पुलिस के लोग हो, पब्लिक सोसाइटी हो, साफ साफ लिखा हुआ है कि अवेयरनेस बिल्डिंग होनी चाहिए। बट किसकी होनी चाहिए? किसकी अवेयरनेस बिल्डिंग होनी चाहिए? कौन अवेयरनेस बिल्डिंग कराएगा?
तो परिवार आधारित अगर बच्चे के बारे में आप कल्पना नहीं करेंगे तो इस कानून को आप ये मान के चलिए कि कानून के तकनीकी पहलुओं को लागू करने में आप बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे रहेंगे। मेरा अंतिम सुझाव आपको यह है, या मेरी बात अपनी ये है कि हम चाहे जो भी सुझाव दें, परिवार का जो दायित्व है ये सबसे महत्वपूर्ण दायित्व है। इसको कानून भी मानता है, आपका एक्ट मानता है, आपकी सीआरसी मानती है, सब कुछ मानता है, मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूंगा। लेकिन क्या परिवार नाम की संस्था आज है जिस रूप में बच्चे का विकास हो सके, जो परिवार की आवश्यकता है, अपेक्षाएं हैं, इस पर आपको विचार करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि परिवार टूट चुका है, परिवार नाम की इकाई बिल्कुल नहीं है। बच्चे से जो अपेक्षा है बहुत ज्यादा है, बच्चे पर मानसिक दबाव है। इन दबाव के तमाम सारे कारण हैं, आप जानते होंगे। वे किसी ने उल्लेख किया अंक आधारित जीवन, न्यूमेरिक्स में बच्चा चल रहा है, 99 से कम अगर उसका अंक आता है तो आप खुद उस बच्चे को नकार देते हो। भाई आप मौका दो ना कि वो खिलाड़ी बनेगा, वो गायक बनेगा, वो लेखक बनेगा, वो वक्ता बनेगा। आप इस बात को, मैं इतना ही आपसे कहना चाह रहा था कि कानून पे जोर कम करके परिवार नाम की संस्था को विकसित करने का प्रयास अगर हम कर सकते हो तो मैं समझता हूँ कि बच्चे का कल्याण हम लोग ठीक से कर ले जाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। जी भाई साहब कुछ कह रहे हैं? नहीं बिल्कुल ठीक है जी जी। काफी लोगों ने हैंड रेज किया है, प्रयास करूंगा शॉर्ट में थोड़ी हम बात रखेंगे तो मैं सबकी बात ले पाऊंगा। कविता जी अपनी बात रखें। तो ठीक होता है अपनी बात को। सर बस एक बात मैं कहूंगी कि जेजे एक्ट में जो बेल का प्रोविजन है उसकी स्पेशल बात ये है कि बेलेबल ऑफेंस में भी बेल डिनाई की जा सकती है, जबकि ऐसा एडल्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में नहीं होता। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जेजे एक्ट एक ऐसा लॉ है जिसमें सिर्फ वेलफेयर की बात नहीं की गई है, यहाँ पर बच्चे को रिफॉर्म करने की बात की गई है। एंड रिफॉर्मेशन इंक्लूड्स अ लिटिल बिट ऑफ रेट्रिब्यूशन। रेट्रिब्यूशन टू सम एक्सटेंट इज आल्सो देयर। तो यहाँ अगर कोई सीएनसीपी या सीसीएल किसी भी फॉर्म में कोई बच्चा अगर जेजे सिस्टम में एंटर कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी जो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन है, जो वहां जो पहले फैमिली में है या उसकी कम्युनिटी में है, सोसाइटी में है, वहां कुछ तो गलत है। तो अगर वो जेजे सिस्टम में आया है तो फिर उसका भी हक बनता है कि जेजे सिस्टम पूरी तरीके से उसे सुपरवाइज करे। तो यहाँ पर अगर किसी भी सिचुएशन में जेजेबी को लग रहा है कि इन 3 सर्कमस्टांसेस के बेसिस पर बेल को डिनाई करना है तो आई थिंक बेल डिनाई की जानी चाहिए। जी मैम, थैंक यू। शालिनी मैम ने हैंड रेज किया, शालिनी शर्मा जी अपनी बात रखें। जी सर, मैं यही कहना चाह रही थी, जब आप कह रहे हैं कि सुझाव लाने चाहिए तो सर कहीं ना कहीं जो मीडिया की इंटरवेंशन है हर केसेस में सर वो भी चेक होनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बच्चों के लिए किए गए अपराध हैं उनके लिए गुस्सा या प्रतिशोध समाज में बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है सर। और दूसरा मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि जब ऑफेंसेस टेक्स ओवर ऑफेंडर तो कहीं ना कहीं जो जुडिशरी का डिलीवरी सिस्टम होता है सर वो इफेक्ट कर जाता है कि जब ऑफेंडर ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और ऑफेंस उससे हल्का पड़ जाता है। थैंक यू जी। अब ब्रजेश गुप्ता जी बिहार से जुड़े हैं, अपनी बात रखें सर। सभी को प्रणाम। मेरा 2 सुझाव है। आवाज आ रही है सर? आ रही है। कि जो जितने भी स्टेक होल्डर हैं जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के, जो किशोर से संबंधित मामलों को देखते हैं, उनको नैतिक होने की जरूरत है। और हम 1/3 आबादी को रिप्रेजेंट करते हैं और हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। एक ही सोशल वर्कर पूरे जिले को संभालता है, एक ही आउटरीच वर्कर पूरे जिले को संभालता है, तो कहाँ से न्याय कर पाएगा बच्चों के साथ? तो इसको इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाने की जरूरत है। सीडब्ल्यूसी और जेजेबी खुद ही सीएनसीपी बना हुआ है, आप कहना चाहते हैं? जी। चलिए जी, अल्पना जी अपनी बात रखें। अल्पना मित्तल जी। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं कहूंगी बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पे बातचीत हुई तो सही, कम से कम माना कि किसी हादसे के होने के बाद। और ये कुछ एक परंपरा सी बन गई है कि जब कोई हादसा हो जाता है तब हम बहुत बड़ी बड़ी बहस करते हैं। और बिल्कुल सही कहा था कृपाशंकर जी आपने भी कि कुछ दिन के बाद वो सारी चीजें बिल्कुल धीरे धीरे हमारी लाइफ में आ जाती हैं। मैं यहाँ पे 2 चीजों के वजह से एक वक्ता बहुत अच्छे बोला चंद्रशेखर जी, उनकी बात से भी सहमत हूँ। और कविता जी ने जो अभी बेल वाली बात बताई है वो भी होनी चाहिए सर, क्योंकि मैं खुद आरटीओ डिपार्टमेंट से जुड़ के अवेयरनेस का वर्क करती हूँ और सड़क सुरक्षा जो अभियान है उससे जुड़ी हुई हूँ। नितिन गडकरी जी के जो परिवहन मंत्रालय है उससे जुड़कर सड़क सुरक्षा के लिए
अवेयरनेस का काम करती हूँ। तो मैंने इस चीज में देखा है, हम लोग क्या करते थे कि वीक और आपको पहली बार शायद पता हो कि अभी जो 2024 से पूरा एक महीना सेलिब्रेट किया गया इसको लेकर अवेयरनेस के लिए। तो वहां पे जो बात आती है, घूम फिर के पूरी की पूरी जो आप लोगों ने सबने इतने माननीय सबने जागरूकता दी हम लोगों को, एज CWC मेंबर रहते हुए भी मैंने इस चीज को देखा है कि कहीं ना कहीं परिवार जो है वो इसमें पिछड़ जाता है। हम नहीं बिल्कुल भी बच्चों को देते। और एक बात कही, सभी लोग जो काफी लोग अमेंडमेंट की बात कर रहे हैं जी, मैं कहूंगी 18 से 16 साल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए उम्र, बल्कि जो कानून बना है उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। क्योंकि अब जो ई व्हीकल आ गए हैं, गियरलेस स्कूटीज आ गई हैं, उन सब के लिए तो आपको लाइसेंस की जरूरत ही नहीं है। तो फिर आप कैसे उसकी उम्र को डिसाइड करेंगे वहां पर? और केवल 16 साल का ही बच्चा नहीं, क्योंकि ये 17 साल 8 महीने का है, तो हम यहाँ उम्र की बात कर रहे हैं। सर 6 साल 7 साल और 8 साल के बच्चे स्कूटी चला रहे हैं, जिनके पैर भी नहीं पहुंचते, और पेरेंट्स बड़ा प्राउड फील करके ये कहते हैं कि हाँ मेरा बच्चा गाड़ी चला रहा है, मेरा बच्चा स्कूटी चला रहा है। और जब हम रोड पे अवेयरनेस के लिए खड़े होते हैं तो सर आप बिलीव करेंगे, जो हमारे एडल्ट्स हैं उन्हें ही रूल्स नहीं पता, सीट बेल्ट नहीं पता। जब स्कूल कॉलेजेस में हम अवेयरनेस के लिए जाते हैं वहां पे, तो हम देखते हैं कि हम बच्चों से तो बात कर ही रहे हैं, स्टूडेंट्स से बात कर रहे होते हैं, जब बालिग और नाबालिग दोनों तरह के बच्चों से हम बात करते हैं, वहां हम जब उनके टीचर्स से बात करते हैं कि आप लोग स्कूटी से आ रहे हैं, बाइक से आ रहे हैं, कितने लोग हेलमेट यूज कर रहे हैं, तो 90% निकलता है कि टीचर्स ही हेलमेट नहीं यूज कर रहे होते हैं। तो बच्चों के लिए हम जब अगर कोई उदाहरण बनना चाहते हैं, तो सर मैं कहूंगी सबसे पहले हमें खुद बनना पड़ेगा। हमें खुद उन चीजों को फॉलो करना पड़ेगा कि जो रूल्स बनाए गए हैं, क्या वो रूल तोड़ने के लिए बनाए गए हैं? क्योंकि पैसा और ताकत, इन दोनों को यूज करके जो आजकल जो हो रहा है या ये हादसे जो बढ़ रहे हैं, उनका सबसे बड़ा कारण है पैसे और कानून का मिसयूज। कल्पना जी, आपने बहुत अच्छी बात कही, उस पर भी कभी चर्चा की आवश्यकता है मुझे लग रहा है। जो ई स्कूटी या ई बाइक जो आ रही है वो कहीं भी रजिस्टर्ड भी नहीं होती है, उसके लिए कोई एज लिमिट नहीं है, और एक आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। ये भी एक अच्छा पॉइंट आपने ऐड। जी थैंक यू कभी कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लक्ष्मण अपनी बात करें, त्रिपुरा से जुड़े हुए, शॉर्ट में हम थोड़ी थोड़ी बात करेंगे तो सबकी ले पाएंगे। लक्ष्मण सर। नमस्ते नमस्ते सभी को, बहुत अच्छा टॉपिक था। मेरा सजेशन है, ये बच्चे हमारा बच्चों को तो दो एज है, एक मेंटल एज है, एक क्रोनोलॉजिकल एज है। आज सिचुएशन ऐसा हो गया, हमारा काफी उन्नति हो गया, डेवलपमेंट हो गया। इसी बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम पहले से जो कर नहीं सकता था, अभी 10 साल का 12 साल का 14 साल का बच्चा कर सकता है, सक्सेसफुली कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारी चिल्ड्रन है, साइंटिस्ट बन रहा है। सो it should be the minimum. It should be minimize the child for the 16 years. I am telling this suggestion to the authority. Another thing, the many speakers told this. I agree with this. The family is the first and foremost basic thing to give the lesson to the children. Drugs के बारे में जो proper implementation of the rights with the person who are involved in this system, JZX system, who should very carefully prepare this. We must see the proper implementation is there or not. Next thing, the much awareness, जैसे कि टीवी में, रेडियो में और फेस्टिवल में चाहिए। बच्चों को सोशल ट्रेनिंग नहीं है। We are only confined with the judgmental. We are not not for the analytical. What is the root cause? What is the source of bad inspiration for the children? We have to find out that cause. The prevention is better than cure. So the over and above the social responsibility we cannot avoid. We must be the part and parcel of the social responsibility. The children are not the victim. The children are not the offender. We are all responsible for this. Thank you, sir. इसरत जी, आपने हैंड रेज किया, नांदेड़ जेजेबी मेंबर हैं। इसरत जी अपनी बात रखें। सर नांदेड़ जेजेबी मेंबर। सर आवाज आ रही है? जी आ रही है, अपनी बात रखें। जी जी जी, मैंने शुरू से आपका सेशन पूरा सुना है। सभी लोगों ने बहुत अच्छी बातें की हैं कि जेजेबी में जब बच्चा एंटर होता है तब से, और सेक्शन जब से बने गए तब से सबने अपने सुझाव दिए। बच्चे को जो जेजेबी के अंदर आने के बाद जब जो सेक्शन अब लगा है 304A के बाद, तो उसके बाद जो उसको सुनाना चाहिए था उस पर किसी ने चर्चा नहीं की। जैसे कि SIR, ये सारी चीजें तो अवेलेबल ऑफेंस था,
मैं ये चाहती हूँ, क्या उसको ऐसी सजा नहीं दे सकती जैसा कि जिसकी डेथ हुई है, उस घर वालों को, जिसकी डेथ हुई है, उसको उसका पालन पोषण या उसके पूरी जिम्मेदारी इन बच्चे पे दे नहीं सकते? एज ए लीगल पर्सपेक्टिव छोड़कर सोसाइटी के लेवल पर हम ऐसा नहीं। कम्युनिटी सर्विसेज का प्रावधान है अपने यहाँ, इस तरह की बात की जा सकती है कि उसके घर की जिम्मेदारी, पर वो दैट विल बी अ वेरी बोल्ड डिसीजन और सब जुडिस होने की वजह से इस पे कमेंट नहीं करते, पर है इसका प्रोविजन तो है, दिया जा सकता है। ये है सर। हाँ, फिर और सर, जब बच्चा ऑब्जर्वेशन होम में होता है, ऑब्जर्वेशन होम से हम उसको स्कूल भी प्रोवाइड कर सकते हैं क्या? ये भी एक अच्छा सा डिसीजन हो सकता है। बच्चे को एज ए हम उसको सजा के तौर पर भी यूज कर सकते हैं कि जब वो यहाँ पर होगा तो उसका टोटल डेवलपमेंट होगा। जब वो फ्रैक्चर फैमिली होगा तभी वो जेजेबी में आया है। अगर वो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, जैसे एकदम लिएबल हो उसके लिए, तब वो जेजेबी के अंदर इंटर ही नहीं होता है। जब वो लोग उन लोग की सोसाइटी या पूरा मेंटल डेवलपमेंट से सोसाइटी में रहने लायक भी नहीं बना सके, तो थोड़ा सा स्कूल जो जेजेबी में अगर होना चाहिए, मेरा ये सुझाव है सर। जी, थैंक यू। अलका जी अपनी बात रखें। हाँ, हेलो सर। जी। मुझे लगता है कि मैंने CWC और जेजेबी दोनों तरफ काम किया है सर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि काम करते वक्त जब बड़े घर के लड़के आते हैं तब पॉलिटिकल प्रेशर बहुत रहता है सर। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकल प्रेशर नहीं होना चाहिए काम करते वक्त जेजेबी में या CWC में। ये बातें बहुत होती रहती है सर। देखिए, CWC जेजेबी दोनों को सब अर्ध न्यायिक बॉडी बोलते हैं, जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पावर्स होते हैं, तो आपको पॉलिटिकल प्रेशर तो सब जगह रहेगा, पर आप किसको एब्जॉर्ब करना भी आना चाहिए, वो एक बड़ी बात नहीं है। क्योंकि आप सोसाइटी से आते हैं तो आप सोसाइटी के बाहर नहीं रह सकते हैं, और पॉलिटिकल प्रेशर भी सोसाइटी का ही हिस्सा है, तो उसको तो आपको एब्जॉर्ब करना सीखना पड़ेगा। हाँ, वही करती सर। ऐसे मैं इस तरफ से गुजर गई हूँ, इस केसेस से गुजर गई हूँ मैं, और मैंने अच्छे से हैंडल किया है, लेकिन ऐसा होता है। और एडवोकेट वैशाली जी अपनी बात रखें। जो इशरत जी ने जो बात रखी है सर, जो जिनकी डेट हुई, एक मिनट सर, और जो बच्चे की डेट हो गई उनको मुआवजा मिलना चाहिए, ऐसी बात मैं रखती हूँ आपके सामने जी। ये होना चाहिए, जितनी डेट हुई उनको मुआवजा सरकार की वजह से मिलना चाहिए, ये मेरी ख्वाहिश है। जी, वैशाली जी अपनी बात रखें। नमस्कार सर। बेल एप्लीकेशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं, मैं हिंदी बोलने का प्रयास करती हूँ। हेलो, रखें अपनी बात, आ रही आवाज आप। हाँ सर, जब हम बेल करते हैं तो हम एक CCL के बारे में नहीं सोचते। उनको जो बेल देने हैं कि नहीं देने हैं, उसके बारे में हम सोसाइटी की पूरे CCL जो इस सिस्टम में आ रहे हैं, जैसे कि जो बाहर के जो सोसाइटी के बच्चे हैं जो व्हीकल चला रहे हैं, उसके बारे में सोचकर हमें बेल एप्लीकेशन में सुझाव कर सकते हैं। SBR, ICSR ये सब देख के, जैसे कि वो ड्रिंक ले रहा है तो उसे एड डायरेक्शन में डाल सकते हैं, उसके बारे में कुछ ऑर्डर्स कर सकते हैं। मेरा मतलब यही है सर कि हम एक CCL के बारे में नहीं सोचते सर, उसके बारे में सोच के हम पूरे सोसाइटी में एक मैसेज देना चाहिए कि जो पॉजिटिव होना चाहिए। इसके बारे में जुड़े वैशाली जी, किस जगह से? उस्मानाबाद से सर, उस्मानाबाद। जी, ठीक है। अब विनय जी बिहार से जुड़े हैं, विनय कुमार जी अपनी बात रखे सब। ग्रांट में एक्सेस सर, प्लीज ग्रांट में एक्सेस। हाँ बोलिए IT टीम। विनय कुमार जी का माइक बंद है, अभी एक बार उनको बोल दीजिए। जी, नमस्ते सर, बहुत दिन के बाद आप लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। हम JJB के 6 बरस मेंबर रह चुके हैं, डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर कमीशन के रह चुके हैं, CWC बांका के चेयरपर्सन रह चुके हैं। हाल में मेरा टर्म समाप्त हो चुका है। अभी सबों का बड़ा गौर पूर्वक हम सुने। 7 से 15 ईस्वी तक JJB में रहे और 20 से 24 तक CWC के चेयरपर्सन रहे। कोरोना काल में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बच्चों के हित के लिए, वह अगर उन सबों का इम्प्लीमेंट DCPU के माध्यम से हो जाए तो बच्चे
बार बार CWC में नहीं आवेंगे, JJB में नहीं आवेंगे। इसका यह कारण है, सुप्रीम कोर्ट ने सभी विभाग से CWC को जोड़ दिया है। कहा गया है बच्चे बार बार चाइल्ड लेबर क्यों होते हैं, बच्चे बार बार घर से क्यों भागते हैं, वे सब जिन जिन विभाग की जिम्मेवारी है उससे जोड़ करके उनके अभिभावक को पूर्ति करावे। इंदिरा आवास, राशन कार्ड, जो भी केंद्रीय और राज्य स्तर की योजनाएं हैं उनसे जोड़ें और उनका आर्थिक स्थिति को मजबूत करें, जिसके तहत बच्चे मजबूर होकर के दूसरी ओर नहीं जाएंगे, पढ़ाई की ओर अग्रसर होंगे। और स्कूल बच्चे जाते हैं कि नहीं, वे भी हेडमास्टर साहब से रिपोर्ट ने, जो JJB और CWC के मेंबर है, सर इसका इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। अगर इस फॉरम के माध्यम से इम्प्लीमेंट कराया जाए, हमारा बच्चा जो है 18 वर्ष के बच्चे, वे किन्हीं के बच्चे नहीं होते हैं, वे दुनिया के बच्चे हैं। यही इस एक्ट की आत्मा है, हमारे सबों के बच्चे हैं। लेकिन जब हम लोग चेयर पर बैठ जाते हैं तब अपने आप को पदाधिकारी समझते हैं। उम्र बढ़ाना नहीं चाहिए। कहा गया है उम्र अवस्था की सीमा से बंधी नहीं जवानी है, वह उसकी चेरी है जिसके खून में तेज रवानी है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपका टॉपिक जो था बेल ऑफ जुवेनाइल, इसलिए आज हम बहुत दिन के बाद जुड़े। प्रत्येक दिन देखते हैं क्या क्या टॉपिक है। और बेल की जहां तक बात है, फिट पर्सन बनाया जाए, उसको ऑब्जर्वेशन होम नहीं भेजा जाए। अगर ऑब्जर्वेशन होम जाएगा, वहां किस तरह के बच्चे हैं जो एक बार चले जाएंगे, दोबारा उनका भय समाप्त हो जाएगा, बार बार वह काम करेंगे, वे भय मुक्त हो जाएंगे। इसलिए फिट पर्सन की जो अवधारणा है उस पर ध्यान दिया जाए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार जी। अनिल बाहेती जी बैठी खंडवा से जुड़े हुए हैं, बात रखिए अपनी। अनिल जी थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा सर। हाँ हो गया। मैडम मैं कह रहा था कि आज का बालक कल का नागरिक है, कल का भविष्य है। देश का भविष्य खराब ना हो, परिवार ध्यान रखे, समाज ध्यान रखे, दुकानदार ध्यान रखे और ये भी ध्यान रखे। धन्यवाद। IT टीम आप कुछ कहना चाह रहे थे अनिल जी, बीच में आपने हैंड रेज किया था। दोनों चलने देते हैं और मैं कंटिन्यू रख लूंगा। ओके ओके। मोनिका जी टाइम तो लिमिट रखिए उसका। हाँ बस भाई साहब 1-2 और लास्ट रख रहे हैं। क्वेश्चन लेकर के फिर 2 क्वेश्चन है, 2 मिनट में खत्म कर। मोनिका जी अपनी बात रखें, फिर नवीन सर की तरफ चलता हूँ। मोनिका जी। सभी को मेरा नमस्कार। मैं मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ, मोनिका श्रीवास्तव। सर मेरा सुझाव है कि जो अपना JJ एक्ट है उसको सभी विद्यालयों में, जैसे अपन कहते हैं पेरेंट्स टीचर मीटिंग होती है, उसी तरह से JJ एक्ट के बारे में बच्चे, शिक्षक और उनके अभिभावक पूरी एक्ट की चर्चा करें और उनको जानकारी दें। उससे काफी अच्छा प्रभाव रहेगा। नवीन सर अपनी बात रखें, फिर हम इस सत्र को खत्म करेंगे। नवीन सर। शिल्पा शेखर जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, जिस तरह की एज की अवधारणा की बात हमने करी थी, तो 1860 के अंदर अंग्रेजों ने जब IPC बनाया तो उन्होंने एज की अवधारणा को उसके अंदर डाला था। अगर आप सेक्शन 82 देखें तो उसमें कहा गया कि नथिंग डन बाय ए चाइल्ड अंडर एज ऑफ 7, 7 साल से नीचे अगर कोई अपराध है तो वो बच्चा माना जाएगा। और ऐसे 83 में कहा कि चाइल्ड अबव 7 to 12 years कैन बी कंसिडर एज एन ऑफेंस। ये तो एक बात रही एज के ऊपर। दूसरी बात, जैसे इस पूरी जो चर्चा रही उसके अंदर एक चीज निकल के आई, सोसाइटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की। तो मुझे लगता है कि जो सोसाइटी और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें CCF ने एक बड़ा काम करा है। और मुझे लगता है कि इस वाले सारी चर्चा को जो हमने करी या हम करते हैं उसको कंपाइल करके अगर हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में डिस्ट्रीब्यूट करें तो मुझे लगता है क्वेश्चन आर फॉर्म में और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को लिखें तो उनके लिए ज्यादा ये एक मतलब प्रभावशाली एक रास्ता रहेगा, जो हम पेरेंटल कंट्रोल या सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक जुड़ाव की बात करें। नवीन सर का जो सुझाव है मैं बिल्कुल सहमत हूँ। हम लोगों ने पिछला जब लगभग 2 वर्ष पहले या 1 वर्ष पहले हम लोगों ने सभी का एक फिजिकल
डिस्कशन लंबा रखा था, दो दिन का। मैं चाहता हूं कि इन सारे विषयों को लेकर के हम फिर कभी कृपा शंकर जी अनुमति देंगे तो हम लोग एक मिलकर के ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई एक पवेलियन तैयार करें कि जिस विभाग से संबंधित हो, जिस सोसाइटी से रिलेटेड हो, हम उसको के हिसाब से एक पेपर तैयार करके और इसको एक किसी ना किसी तरह के सिस्टम में लाएं जिससे हम अधिकतम लोगों को इससे लाभ दे सकें। और मुझे लगता है ये कहीं पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो जाएगा, कानून का भी कभी हिस्सा बनेगा। तो इस पर हम लोगों को काम करना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा डिस्कशन है, इतने विद्वान लोगों ने इतने लंबे समय से इसको होल्ड करके रखा है। जी भाई साहब, इस पे हम काम कर रहे हैं, IT टीम हमारी, हमने इस पे कुछ हमने बनाया है पूरे के पूरे वेबिनार पे एक बुक फॉर्म में लाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। और लगभग 2 घंटे हमारा सत्र चला है, 2 घंटे 6 मिनट के करीब हमने आज इस चर्चा पर डिस्कशन किया है। जो भी पॉइंट्स हैं उस पर एक हम टेबलेट फॉर्म में लिख करके आपके समक्ष सर्कुलेट करेंगे और संभव होगा तो जो जिम्मेदार लोग हैं उन तक पहुंचाने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते।